हाई सोसाइटी की वॉरिस लियू आरयू यान बेहोश हो गई, और जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि वो सबके मन की बातें सुन सकती है। उसने अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखा जो रोते हुए कांप रहा था, लेकिन उसे उसके मन की आवाज सुनाई दी कि ये झूठे आंसू बहाना कितना थका देने वाला काम है। सिस्टर लियू अभी तक मुझे कंफर्ट देने क्यों नहीं आई? अगर ये पहले की बात होती और मैं इस तरह रोता तो उसका दिल मेरे लिए पसीज गया होता। 5 साल अब्रॉड रहने के बाद क्या वो सच में उस बास्टार्ड लिन फैंग के प्यार में पड़ गई है? इस बार मुझे उसका लिन फैंग से जल्दी डिवोर्स करवाना ही होगा। लियू परिवार का दामाद सिर्फ मैं ही बन सकता हूँ। मैं एच सिटी का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। लियू आरयू यान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये फांग युआन के मन के विचार थे। वे एक दूसरे को 10 साल से ज्यादा समय से जानते थे। वो हमेशा ऐसे पेश आता था जैसे उसे दुनिया की मोह माया से कोई मतलब न हो, लेकिन अब उसका दिमाग ऐसी चीजों से भरा था। उसे लगा कि मन की बातें सुन पाना बहुत अब्सर्ड है। जरूर उसका सिर जोर से टकराया है और वो ये सब इमेजिन कर रही है। लेकिन तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। भले ही सिस्टर लू और लिन फैंग की शादी हो चुकी है, लेकिन उसका दिल मेरा है। इन सालों में मेरी सारी मेहनत बेकार नहीं गई। मुझे अब बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। जब तक मैं वापस हूं, मैं जो भी कहूंगा सिस्टर लू मेरी बात मानेगी। पैसा, आइडेंटिटी, स्टेटस, जो कुछ भी सिस्टर लू का है वो मेरा है। लियू आरयू यान ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। उसे फैंग युआन के बड़बड़ाते विचार साफ सुनाई दे रहे थे। अब वो खुद को और धोखा नहीं दे सकती थी। उसकी रगों में खून जैसे जमसा गया था। जिस आदमी से उसने सालों तक प्यार किया वो उसे क्या समझता था? गुस्से में लियू आरयू यान की आंखें खुल गईं। उसने फैंग युआन की तरफ बड़ी नफरत से देखा। फैंग युआन उसकी नजरों से डर गया। उसके दिल में एंग्जाइटी भर गई। उसने उसका हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में पूछा, सिस्टर लू, क्या हुआ? लियू आरयू यान ने कोई जवाब नहीं दिया। फैंग युआन की एंग्जाइटी और बढ़ गई। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, डॉक्टर ने उन्हें याद दिलाया कि पेशेंट को आराम और शांति की जरूरत है। फैमिली मेंबर्स, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। जैसे ही डॉक्टर ने अपनी बात खत्म की, शुरू ने फैंग युआन का हाथ लूरू यान के हाथ से हटाया और नफरत से उसे एक तरफ फेंक दिया। फैंग युआन ने अपनी नाराजगी को दबाया और प्यार से कहा, आंटी, मैं यहां रुककर सिस्टर लू का टेक केयर करना चाहता हूं। इस वक्त मेरा चेहरा शांत था। मैंने कहा, तुम किस कैपेसिटी से यहां रुककर उसका ख्याल रखना चाहते हो? मैं लू आरयू यान का हस्बैंड हूं। उसकी देखभाल करना मेरा काम है। तुम आखिर हो कौन? हालांकि मेरा प्लान लू आरयू यान को डिवोर्स देकर उनसे दूर रहने का है, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी पिछली जिंदगी का सारा गुस्सा निकालना है। फैंग युआन ने अपने होंठ चबाए और मेरी याद में लियू आरयू यान की तरफ देखा। जब भी फैंग युआन ऐसा अग्रीव्ड एक्सप्रेशन बनाता था, लियू आरयू यान उस इंसान को सबक सिखाती थी जिसने उसे परेशान किया हो। लेकिन इस बार लियू आरयू यान का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। फैंग युआन ने अपने दोनों हाथों से शर्ट के कोने को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सिस्टर लू, लियू आरयू यान होश में आने के बाद पहली बार बोली, मैं आराम करना चाहती हूं। सब बाहर जाओ। उसने फैंग युआन के दुख को इग्नोर कर दिया और वो नहीं चाहती थी कि वो वहां रुके। फैंग युआन का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि लियू आरयू यान अचानक इतनी ठंडी क्यों हो गई। जब फोन पर बात हुई थी तब उसे उसकी बातों में वार्मथ महसूस हो रही थी, पर अभी चीजों को क्लैरिफाई करने का सही वक्त नहीं था। फैंग युआन ने अपने आंसू पोंछे और जबरदस्ती मुस्कुराया। उसकी नम आंखों में दुख भरा था। तुम आराम करो, मैं कल तुमसे मिलने फिर आऊंगा। लेकिन उसके दिल में वो सोच रहा था, जरूर मेरे जाने के बाद उस बास्टार्ड लिन फैंग ने सिस्टर ल्यू पर कोई जादू कर दिया है। मैं शुरू से जानता था कि वो घटिया आदमी है। सारा दिन सिस्टर ल्यू के पीछे घूमता रहता है। वो बिल्कुल बेशर्म है। सिस्टर ल्यू का हस्बैंड मुझे होना चाहिए। सिस्टर ल्यू का हस्बैंड बनकर ही मैं अपनी इस मामूली हैसियत से पीछा छुड़ा सकता हूं। लियू आरयू यान और ज्यादा नहीं सुन सकती थी। उसने अपने दांत पीसे और चिल्लाई, सब बाहर जाओ। फांग युआन सुबकते हुए चुपचाप उठकर बाहर चला गया। उसकी पीठ एक अकेले इंसान की तरह दिख रही थी। शुरू ने लू यान को कंबल ओढ़ाया और कहा, रू यान, अच्छे से आराम करो, पापा और मैं बाहर ही हैं। अगर कुछ चाहिए हो तो आवाज दे देना। लू आरयू यान ने सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं भी जल्दी निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ने वाला था, लू यान ने अचानक हॉस्पिटल बेड पर अपनी आंखें खोलीं। तुम रुको। मैंने अपनी नजरें नीचे की और एक कड़वी मुस्कान के साथ हॉस्पिटल बेड की तरफ गया। हॉस्पिटल के कमरे में अब सिर्फ मैं और लियू आरयू यान थे। उन शोर मचाते मन के विचारों के बिना लियू आरयू यान का शरीर थोड़ा रिलैक्स हुआ, लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स हुई, उसके पूरे शरीर में तेज दर्द उठा। मैंने बेरुखी से पूछा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? लू आरयू यान कुछ नहीं बोली। मैंने अपनी भौहें ऊपर की, बेड के पास वाली चेयर पर बैठा और फिर पूछा, क्या तुम्हें खुजली हो रही है? डॉक्टर को बताने में शर्म आ रही है। लियू आरयू यान की नजरें बहुत तेज थीं, जैसे वो पूछ रही हो कि मुझे कैसे पता।
मैंने एक हल्की मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। मैंने मन ही सोचा, आखिर हम 3 साल तक पति पत्नी थे, मैं ये कैसे नहीं जानूंगा। लू यान थोड़ा हैरान होकर देखने लगी। 3 साल पति पत्नी? क्या ये मेरे बारे में बात कर रहा है? लेकिन हमारी शादी तो कल ही हुई है। क्या तुम्हें पानी चाहिए? लियू आरयू यान ने सिर हिलाया। मैं पानी लेने के लिए खड़ा हुआ और बहते हुए पानी को एकटक देखने लगा। मैंने कर दिखाया। मैं लू आरयू यान का सामना शांति से कर पाया। क्या इसका मतलब है कि मैं इस औरत को भुला सकता हूं? क्या मैं अपनी पिछली जिंदगी की बातों को पीछे छोड़कर एक नई लाइफ शुरू करने की कोशिश कर सकता हूं? सच तो ये है कि इस दुनिया में कोई भी किसी के बिना नहीं मरता। ऐसा कोई प्यार नहीं है जो कभी कम न हो। मुझे भी आगे देखना चाहिए। मैं लू आरयू यान के लिए अपने प्यार को इस नई लाइफ में बिल्कुल नहीं ले जा सकता। मैंने वाटर डिस्पेंसर बंद किया और एक कॉटन स्वॉब लेकर वापस आया। तुम ज्यादा पानी नहीं पी सकती। मैं कॉटन स्वॉब से तुम्हारे होठों को गीला कर देता हूं। वो मुझे चुपचाप देखती रही। हालांकि उसे मेरे विचार अजीब लग रहे थे, लेकिन वो महसूस कर सकती थी कि मैं कभी उससे बहुत गहरा प्यार करता था। ये उसकी परसेप्शन के बिल्कुल उलट था। उसे हमेशा लगता था कि मैंने उससे शादी इसलिए की क्योंकि लिन फैमिली की हालत खराब थी और मैं ल्यू फैमिली की पावर का इस्तेमाल करना चाहता था। उसे लगता था कि इसमें कोई प्यार नहीं है। मेरे उन चापलूस पेरेंट्स के बारे में सोचकर उसकी आंखों में नफरत आ गई। उसे लगा कि ऐसे पेरेंट्स कभी एक अच्छा बेटा नहीं पाल सकते। लेकिन अब हकीकत ने उसके दिल पर चोट की थी। जिस आदमी को उसने सोचा कि वो उससे प्यार करता है, वो असल में चालबाज निकला, जबकि जिस आदमी को वो मतलबी समझती थी, वही उससे सच्चा प्यार करता था। कितना रिडिकुलस है। मैंने कप नीचे रखा और बैठ गया। कुछ पल बाद मेरा उसका सामना करने का मन नहीं किया। मैं खड़ा हुआ और कहा, मैं नर्स को बुला देता हूं, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। लू यान का चेहरा उतर गया। नहीं, मुझे अजनबियों से देखभाल कराना पसंद नहीं है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे शक हुआ कि कहीं उसका सिर बहुत ज्यादा जोर से तो नहीं लगा। कुछ पल बाद मैं फिर से बैठ गया और कहा, मैंने तुम्हारी मम्मी को बता दिया है। मैं तुम्हारे डिस्चार्ज होने तक तुम्हारा ख्याल रखूंगा, फिर हम डिवोर्स ले लेंगे। तलाक शब्द कहते ही मेरे कंधों से जैसे भारी बोझ उतर गया, जैसे मेरी पिछली जिंदगी का बुरा सपना खत्म हो गया हो। लियू यान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। डिवोर्स शब्द से उसके मन में कोई हलचल नहीं हुई। मैंने अपना सिर झुकाया और फर्श को घूरने लगा। मेरी आंखों में एक मॉकिंग स्माइल चमक रही थी। कितना बेवकूफ हूं मैं। अपनी पास्ट लाइफ में मैंने सच में सोचा था कि मैं अपने प्यार और होल हार्टेड कंपेनियनशिप से इस औरत का दिल जीत सकता हूं। वो साफ तौर पर एक कोल्ड ब्लडेड और हार्टलेस इंसान है। उसके पास देने के लिए बहुत कम प्यार है और वो सब उसने फैंग युआन को दे दिया। किसी और के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पास्ट लाइफ? लियू आरयू यान को धीरे धीरे कुछ बहुत ही इनक्रेडिबल एहसास हुआ। मैंने एक ऐसा फ्यूचर देखा है जो दूसरों ने नहीं देखा। ये उसकी समझ से बाहर था। अगर ये पहले की बात होती तो उसे ये बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता, पर अब उसे लगा कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। उसने मुझे बहुत इंटेंटली घूरा। हमारी अभी अभी शादी हुई है। अगर हम अभी डिवोर्स लेते हैं तो आउटसाइडर्स क्या सोचेंगे? क्या तुमने इस बारे में सोचा है? मैंने ऊपर नहीं देखा, इसलिए मैं उसके चेहरे और आंखों के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को नहीं देख पाया। हमें अभी इसे अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई दीवार नहीं है जो किसी सीक्रेट को हमेशा के लिए छिपा सके। उसका क्या मतलब है? मैंने डिवोर्स का सुझाव दिया। क्या उसे तुरंत खुशी खुशी मान नहीं जाना चाहिए था? आखिर उसे वो काम करना पसंद नहीं है जो वो नहीं करना चाहती। मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किए जाने पर वो बहुत फ्यूरियस थी। उसके बाद से वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगी। मैंने एक गहरी सांस ली और उन बुरी यादों को पीछे धकेला। मैंने उलझन में ऊपर देखा और कहा, तुम मुझसे डिवोर्स नहीं चाहती? लियू आरयू यान ने मेरी नजरों से अपनी नजरें बचाईं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती। अभी डिवोर्स लेना सही आइडिया नहीं है। इससे मेरे लिए ट्रबल खड़ी हो जाएगी। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। लियू आरयू यान ने भौहें सिकोड़ी। तुम क्या समझ गए? वो जानना चाहती थी, लेकिन मेरा दिमाग ब्लैंक था। उसके पास जवाब जानने का कोई तरीका नहीं था। तुम्हें थोड़ा और सोना चाहिए। जब तुम जागोगी तो हम तुम्हारे लिए खाना तैयार रखेंगे। मैं खड़ा हुआ और लियू आरयू यान ने जल्दी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे यहां होने से मेरी नींद में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मैं पूरी तरह से एस्टॉनिश्ड रह गया। लियू आरयू यान ने हल्का सा खांसा और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। नहीं, अगर मैं गलत नहीं था तो वो असल में ब्लश कर रही थी। जरूर मुझे कोई गलत फहमी हुई है। लियू आरयू यान के चेहरे के भाव बदल गए। वो मुझे अनकाइंडली घूरने लगी। मैं चौंक गया और उलझन में अपना सिर हिलाया। क्या हुआ? उसने अपने होंठ भींचे और कुछ नहीं कहा। मैं शांति से वापस चेयर पर बैठ गया और अपना फोन देखने लगा। लियू आरयू यान को गंभीर चोटें आई थीं। उसकी वाइटैलिटी को काफी नुकसान पहुंचा था। कुछ ही देर बाद वो सो गई। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी नफरत साफ नहीं थी,
लेकिन ये कभी कभी चुभने वाली सुई की तरह थी। मेरा दिल टर्मोइल में था। मैं उठा, कमरे से बाहर निकला और रेस्टरूम गया। बाहर आने के बाद मैंने फैंग युआन को दीवार के पास खड़ा देखा। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। फैंग युआन पहले बोला, क्या तुमने सिस्टर ल्यू के सामने मेरे बारे में कुछ कहा? जब फैंग युआन का सामना मुझसे होता था तो वो कभी मुझसे आंखें मिलाकर बात नहीं करता था, जैसे वो हमेशा मुझसे एक लेवल ऊपर हो। उसके व्यवहार में एक तरह का कॉन्टेम्प्ट था। ये वो कॉन्फिडेंस था जो लियू यान ने उसे दिया था। मैं मुस्कुराया और कहा, टेक अ गेस। फैंग युआन अपना आपा खोने ही वाला था। लिन फैंग, तुम्हें पता होना चाहिए, मैं तुमसे कुछ ज्यादा कड़वा नहीं कहना चाहता। सिस्टर ल्यू और मैं चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं। अगर मिस्टर लू की नाराजगी और तुम्हारी इंगेजमेंट की वजह से हमारी बात न बिगड़ती तो शायद सिस्टर लू और मेरी शादी बहुत पहले हो गई होती। मैंने उसकी गुस्से भरी आंखों में सीधे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या? चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स और म्यूचुअल अफेक्शन, तो क्या हुआ? जिससे उसकी शादी हुई है वो मैं हूं। तुम्हारी जेलसी बेकार है। तुम बस हमें साथ देख सकते हो। फैंग युआन के अलावा मैं ही उसे सबसे बेहतर समझता हूं। बेशक मुझे पता है कि उसे सबसे ज्यादा दर्द देने के लिए कहां वार करना है। जैसा कि उम्मीद थी, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। उसके माथे की नस फड़कने लगी। लिन फैंग, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि सिस्टर ल्यू अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताएगी? तुम्हें कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। सिस्टर ल्यू तुमसे नफरत करती है। क्या तुम सच में नहीं जानते या सिर्फ प्रिटेंडिंग कर रहे हो? बेशक मुझे पता है। मुझे बहुत पहले ही इसका एहसास हो गया था। लियू यान और मैं पहली बार तब मिले थे जब हम बच्चे थे। उस समय मैं सोचता था कि दुनिया में इतनी सुंदर बड़ी बहन कैसे हो सकती है। मैं उसके करीब जाना चाहता था, लेकिन उसका कोल्ड और डिस्टेंट ऑरा अजनबियों को दूर रखता था। मेरी हिम्मत नहीं हुई पास जाने की। उसके बाद हम मिडिल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद तक नहीं मिले। मिस्टर लू ने मुझे अपने घर बुलाया था। तब मुझे पता चला कि वो मेरी होने वाली वाइफ है। फर्स्ट लव के उस दौर में मैं वहीं उसके प्यार में पड़ गया। मुझे ये भी समझ आ गया था कि वो मुझे पसंद नहीं करती, यहां तक कि वो मुझसे नफरत करती थी। मेरी खामोशी देखकर फैंग युआन काफी रिलैक्स्ड हो गया। उसके चेहरे पर एक विक्टोरियस स्माइल आ गई। सिस्टर ल्यू उन लोगों के प्रति बहुत क्रूअल है जिन्हें वो नापसंद करती है। तुम्हारे अपने भले के लिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि उसे डिवोर्स दे दो, वरना तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। भले ही वो चाहता है कि मैं लियू यान को डिवोर्स दे दूं, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि वो इस बारे में गलत नहीं है। मैंने अपना सिर हिलाने की इच्छा को दबाया और तिरस्कार से कहा, अपने आप को इतना खास मत समझो। तुम 5 साल से अब्रॉड थे। लोग बदल जाते हैं। अभी हॉस्पिटल रूम में तुम्हें उसकी बेरुखी महसूस हुई होगी। पैनिक्ड महसूस कर रहे हो, है ना? जैसे ही मैंने ये कहा, फैंग युआन का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वो भला घबराता क्यों नहीं? लियू यान ने उसके साथ पहले कभी इतना कोल्डली बर्ताव नहीं किया था। मैंने ये देखा और मॉकिंगली कहा, ऐसी कोई जगह नहीं है जिसे बदला न जा सके। मैंने इन पिछले 5 सालों में उसके लिए बहुत एफर्ट डाला है। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और हमेशा मुझसे नफरत ही करेगी? फैंग युआन ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। उसकी बेचैनी देखकर मेरा गोल पूरा हो गया। मैं जाने के लिए मुड़ा। सिस्टर लू ने मुझसे सालों तक प्यार किया है। वो मुझे लाइफ टाइम प्यार करेगी। मैं रुका, अपना सिर झुकाया और कहा, फिर तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस कब तक टिकता है। मैं सिस्टर लू से तुम्हें डिवोर्स दिलवाकर ही रहूंगा। फैंग युआन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं एक कोल्ड लाफ के साथ बिना पीछे देखे चला गया। लियू यान के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मैं तुरंत अंदर नहीं गया। अपनी पास्ट लाइफ में लियू यान की मूक सहमति के साथ फैंग युआन ने मुझे एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में भर्ती करवा दिया था। निराशा में मैंने एक बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी। ये दोनों ही मेरे कातिल हैं। वे मेरे एनिमीज हैं। रीबॉर्न होने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से रिवेंज चाहता हूं, लेकिन मुझे रिवेंज कैसे लेना चाहिए? जाहिर है, उन्हें मार डालना सबसे डायरेक्ट तरीका है, लेकिन मैं इन 2 लोगों की वजह से अपनी लाइफ फिर से बर्बाद नहीं करना चाहता। भगवान ने मुझे दोबारा शुरू करने का मौका दिया है, इसलिए नहीं कि मैं फिर से वैसा ही रास्ता चुनूं। फिर मैं लू परिवार को बैंकरप्ट कर सकता हूं और लियू यान को एक टूटे हुए परिवार के साथ छोड़ सकता हूं। एन आई फॉर एन आई, और फैंग युआन को भी मेंटल इंस्टीट्यूशन भेज सकता हूं। यह बात अलग है कि मुझमें ऐसा करने की एबिलिटी है या नहीं। अगर होती भी तो मुझे डर है कि ये पूरी लाइफ सिर्फ रिवेंज के लिए जी जाएगी। रिवेंज के इन 2 तरीकों के अलावा एक और तरीका है, वो है फैंग युआन और लियू यान के रिलेशनशिप को खत्म करना। लेकिन जैसे ही मैंने इस रिवेंज के प्रोसेस के बारे में सोचा, मेरा दम घुटने लगा। जिन 2 लोगों से मैं नफरत करता हूं, उनके सामने रोज नाटक करना वाकई एक तरह का टॉर्चर है। बार बार सोचने के बाद
ये साफ है कि अपने दिल में नफरत को दफन करना और भगवान द्वारा दिए गए इस मौके की कदर करना ही सही है। और एक पूरी तरह से नई लाइफ शुरू करना, एक पीसफुल लाइफ जीना ज्यादा फायदेमंद है। मैंने एक बार फिर खुद को समझाया और बिना किसी इमोशन के हॉस्पिटल रूम का दरवाजा धकेला। लू आर यू यान सो रही थी। मैं हाथ मुंह धोने के लिए रेस्टरूम में गया, फिर बाहर आकर फैमिली बेड पर लेट गया और सोने की तैयारी करने लगा। दिन में मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। इस बार मैं बहुत गहरी नींद में सोया। जब मेरी आंख खुली तो बाहर अंधेरा हो चुका था। मैंने अपना फोन चेक किया। मेरा मुंह हैरानी से खुला रह गया। सुबह के 5 बजे बज रहे थे। क्या तुम्हारी नींद पूरी हुई? एक औरत की मीठी और कोमल आवाज मेरे कान में पड़ी। मैंने उसकी तरफ देखा। शुक्र है, लू आर यू यान ने और कुछ नहीं कहा। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। क्या तुम्हें भूख लगी है? मुझे भूख लगी है। ये दोनों वाक्य लगभग एक साथ बोले गए। बोलने के बाद लू आर यू यान और मैं फिर से खामोश हो गए। मेरे चेहरे पर हल्की सी अनॉयंस आ गई। मैंने कंबल हटाया और बेड से उतरा। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं, लेकिन अभी तुम सिर्फ पॉरेज दलिया ही खा सकती हो। जब मैं लेकर आऊं तो नखरे मत करना। मुझे ये बात पहले ही साफ करनी थी, वरना अगर मैं दलिया लाता और लू यान उसे खाने से मना कर देती और मुझे एटीट्यूड दिखाती तो ये वाकई बर्दाश्त के बाहर होता। लियू आर यू यान ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता है। मैंने अपने जूते पहने और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा तो देखा जू या खिड़की के पास खड़ी थी। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। असिस्टेंट जू। जू या हैरान रह गई। फिर उसने थोड़ा झिझकते हुए सिर हिलाया। हेलो सर। मुझे अचानक याद आया कि इस वक्त तक जूया का मुझसे ज्यादा कांटेक्ट नहीं था। मेरे चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। मेरा दिल पछतावे से भर गया। जूया लू आर यू यान की असिस्टेंट है। मेरी पास्ट लाइफ में लू आर यू यान से शादी के बाद धीरे धीरे मैं उसे अच्छे से जानने लगा था। जूया को मेरे लिए दुख होता था और वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं उसका एहसानमंद था। मैं उसे शुक्रिया कहना चाहता था, लेकिन इस लाइफ में मुझे डर है कि मुझे जूया के साथ फिर से दोस्त बनने का मौका नहीं मिलेगा। इस एहसान को अपने दिल में दबाते हुए मैंने हाथ बांधे और कमरे की तरफ इशारा किया। उसे भूख लगी है। जूया ने सिर हिलाया। मैं अभी पॉरेज लेकर आती हूँ। ठीक है। जूया के जाने के बाद मैंने अपना फोन खोला और बिंगजी का एक मैसेज देखा। अब लियू आर यू यान कैसी है? भाई फैंग, क्या तुम ठीक हो? बिंगजी कई सालों से मेरा अच्छा दोस्त है। रीबॉर्न होने के बाद से मैं उससे कांटेक्ट करने से बच रहा था, इस डर से कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाऊंगा। टूटने की कगार पर खड़ा इंसान जब किसी ऐसे से मिलता है जिससे वो अपने दिल की बात कह सके तो वो अपनी सारी सख्त परतें उतार देता है और तुरंत वल्नरेबल हो जाता है। जैसे अभी मेरी नाक में जलन होने लगी। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर थमी थीं। लू आर यू यान, ठीक है, मैं भी अभी बहुत बढ़िया कर रहा हूं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं कल स्कूल आऊंगा, तब बात करते हैं। तुम स्कूल आ रहे हो? क्या तुमने सब सोच समझ लिया है? मैं पंक्चुएशन से ही बिंगजी की एक्साइटमेंट देख सकता था। मैं मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। मैं एच यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल स्टूडेंट हूं। अपनी पास्ट लाइफ में अगर मैंने लू आर यू यान से शादी न की होती और शुरू ने मुझे ड्रॉप आउट करने के लिए मजबूर न किया होता तो मैं आखिरकार एक डॉक्टर बन जाता। मेरी लाइफ शायद असाधारण न होती, लेकिन यकीनन एक मीनिंगफुल जिंदगी होती। मैंने अपना फोन वापस जेब में रखा और दीवार के सहारे खड़ा हो गया। जब जूया वापस आई तो उसने मुझे ख्यालों में खोया हुआ देखा। वो वाकई मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि लू आर यू यान भूखी होगी और बेसब्री से इंतजार कर रही होगी, इसलिए वो पास आ गई। सर, मैं पॉरेज ले आई हूं। मैं होश में आया, उसके हाथ से इंसुलेटेड कंटेनर लिया और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या ये घर से है? मैडम ने खुद बनाया है। इसे नर्सेस स्टेशन पर रखा गया था। उन्होंने मुझे निर्देश दिया था कि जब छोटी मालकिन जागे तो इसे ऊपर ले आऊं। जूया बड़ी सावधानी से बोली। वो वाकई मुझे लू आर यू यान का हस्बैंड मानकर पेश आ रही थी। लू परिवार में मेरी पास्ट लाइफ में जो इंसान वाकई मेरी इज्जत करता था और मुझे एक इंसान की तरह समझता था, वो सिर्फ जूया थी। मैंने वो कंटेनर पकड़ा और तुरंत कमरे में नहीं गया। इसके बजाय मैंने जूया की तरफ देखा और चिंता से पूछा, तुम यहाँ किस समय आई थी? कल शाम 7 बजे के थोड़ा बाद कार एक्सीडेंट के मामले सुलझाने के बाद मैं यहाँ आई थी। उस सूरत में यहाँ की चीजें संभालने के लिए मैं काफी हूँ। तुम्हें जाकर थोड़ा सो जाना चाहिए। मेरी इस एंथुसियाज्म और चिंता को देखकर जूया ने भौहें सिकोड़ी। उसे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने इज्जत से कहा, आपकी दया के लिए शुक्रिया सर, लेकिन बड़ी मालकिन ने मुझे यहाँ रुकने को कहा है। मैं अभी नहीं सो सकती। मैंने उसके चेहरे के भाव देखे और महसूस किया कि मेरी हरकतें जूया पर प्रेशर डाल रही थीं। मेरे पास सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, फिर मैं अंदर जाता हूँ। इसके साथ ही मैं मुड़ा और कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजे की साउंड प्रूफिंग ज्यादा अच्छी नहीं थी।
कमरे के अंदर मौजूद लू आर यान अभी अभी दरवाजे पर हुई बातचीत को सुन सकती थी। जैसे ही मैंने एंट्री ली, लू आर यान ने एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ मुझे देखा। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं पास गया और थर्मल लंच बॉक्स को बेड के पास वाली टेबल पर रखा, उसे खोला और पॉरेज को एक कटोरे में निकाला, फिर चेयर पर बैठ गया, उसे खिलाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जब चम्मच लू आर यान के मुंह के पास पहुंचा तो उसने मुंह नहीं खोला। मैंने उसे शक भरी निगाहों से देखा। क्या तुम नहीं खाओगी? क्या तुम जू या को पहले से जानते थे? लू आर यान की आंखें फड़कीं। मैंने अपने होंठ भींचे, फिर कहा, हम एक दूसरे को जानते हैं। लू आर यान की तेज आंखें थोड़ी और सिकुड़ गईं। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे कोई स्टॉर्म, तूफान आने वाला हो। मैं उसके इस एक्सप्रेशन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। मैंने चम्मच वापस कटोरे में रखा और बेपरवाही से पूछा, क्या उसमें कोई ऐसी बात है जो तुम्हें पसंद नहीं है? मैं वाकई अब उसकी सर्व सेवा नहीं करना चाहता था। लू आर यान के होंठ फड़के, फिर उसने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने वो कहा जो वो कहना चाहती है तो मैं शायद कटोरा नीचे रखूंगा और तुरंत चला जाऊंगा। वैसा ही जाना जैसा बिना पीछे मुड़े मैं उसकी पहुंच से बाहर निकल जाऊं, इससे पहले कि वो पास्ट लाइफ के मामले को साफ कर पाए। वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाऊं। क्या तुम खाने वाली हो या नहीं? ये देखते हुए कि लू आर यान खामोश है, मैं थोड़ा इम्पेशेंट, बेसब्र हो गया। आज तक किसी ने भी लू आर यान से इस टोन में बात नहीं की थी। उसका चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने एक गहरी सांस ली। उसे वाकई बहुत भूख लगी थी। एक कटोरा खत्म करना उसके लिए बस खुद को संभालने के लिए काफी था। ये देखते हुए कि वो अभी और खाना चाहती है, मैंने कटोरा नीचे रखा और बेरुखी से कहा, तुम अभी ज्यादा नहीं खा सकती। लू आर यान कोई बच्ची नहीं है। चूंकि मैंने ऐसा कह दिया था तो भले ही उसका पेट न भरा हो, उसे सब्र करना ही पड़ा। मैंने थर्मल लंच बॉक्स पैक किया, उसे हॉस्पिटल रूम से बाहर ले गया और जू या को दे दिया। वापस आने के बाद मैंने देखा कि लगभग 6 बजे बज रहे थे। मैं हॉस्पिटल बेड के पास गया और लू आर यान को कंबल ओढ़ाया। फिर मैंने संजीदगी से कहा, मुझे स्कूल जाना है। लू आर यान ने एक भौं ऊपर उठाई। तो दिन में नर्स को तुम्हारा ख्याल रखने दो। मैं स्कूल के बाद आऊंगा। मैंने सिर हिलाया। मैंने शुरू से वादा किया था कि मैं डिस्चार्ज होने तक लू यान का ख्याल रखूंगा। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। मैं बीच में छोड़कर नहीं भागूंगा। जाओ। लू आर यान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। स्कूल जाने से पहले मुझे अपनी क्लोज बदलनी थीं। अपनी चीजें नए घर में शिफ्ट करते वक्त मैं बहुत खुश था, लेकिन अब चाहे मेरा मन उस दिल तोड़ने वाली जगह पर वापस जाने का बिल्कुल न हो, फिर भी मुझे खुद को पत्थर बनाकर वहां जाना ही था। मैंने टैक्सी ली और घर के सामने उतरा। अंदर जाते ही मैंने जांग युआन को देखा और हैरानी से अपनी भौहें ऊपर कीं। मम्मी, आप अभी तक घर नहीं गईं और यहीं हैं? मुझे पता था हॉस्पिटल से निकलने के बाद तुम यहीं आओगे। मुझे तुमसे बात करनी है। अभी सुबह के जल्दी का वक्त था और मुझे स्कूल पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए मैं बिना हिचकिचाए उनके पास जाकर बैठ गया। जांग युआन ने बड़े गंभीर एक्सप्रेशन के साथ पूछा, क्या ये सच है कि तुम लू आर यान से डिवोर्स लेना चाहते हो? यह सच है। क्या तुम पागल हो गए हो? जांग युआन ने कॉफी का कप टेबल पर दे मारा। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। तुम्हें अंदाजा भी है? लू आर यान से शादी करना एक ऐसी ब्लेसिंग है जिसे पाने के लिए तुमने कई जन्मों तक तपस्या की होगी। मैंने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं लू आर यान से प्यार नहीं करता तो शायद ये मेरे लिए वाकई एक ब्लेसिंग होती। जांग युआन सन रह गईं। अब मुझे आपकी बातें समझ आ रही हैं। आपने हमेशा मुझसे कहा था कि मैं लू आर यान से प्यार न करूं। आपकी नज़र में जब तक मैं उससे प्यार नहीं करता, उससे शादी करना मुझे पूरी लाइफ खुश रखता। मैंने उनका हाथ पकड़ा। आपका अल्टीमेट गोल सिर्फ ये था कि मुझे पूरी लाइफ खाने कपड़े की कमी न हो और मैं हमेशा हैप्पी रहूं। मम्मी, क्या मैं गलत हूं? जांग युआन का चेहरा सख्त हो गया। तुम ज्यादा सोच रहे हो। ये कहते ही उनके चेहरे पर डिस्कम्फर्ट साफ दिखने लगा और उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया। मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं था। मेरी आंखों में एक मुस्कान तैर गई। मैंने सीरियस होने का नाटक किया और कहा, ठीक है फिर। भले ही बाद में लू आर यान मुझे पैसे न दे और रोज फैंग युआन से बात करके मुझे ह्यूमिलिएट करे। यहां तक कि अगर फैंग युआन मुझे और लू आर यान को अलग करने के लिए कोई जाल बिछाए ताकि सबको लगे कि मैं मेंटली इल हूं और मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दे, तो भी मैं सब सह लूंगा। उनकी इतनी हिम्मत! जांग युआन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। भले ही हमारी लिन फैमिली का बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन हाथी मरा भी तो 1.25 लाख का होता है। इसके अलावा लिन और लू फैमिली पीढ़ियों से दोस्त हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने की? मैंने एक ठंडी हंसी दी। लेकिन वो फैंग युआन से प्यार करती है। एक औरत जिस मर्द से प्यार करती है, उसके लिए कभी कभी सब कुछ भूल जाती है। प्यार व्यार सब बेकार की बातें हैं। एक औरत का प्यार इस दुनिया की सबसे फालतू चीज है। जांग युआन ने एक ठंडी सांस ली और हिचकिचाते हुए पूछा,
क्या जो बातें तुमने कही वो सच में हो सकती हैं? मैंने सिर हिलाया। लियू आरयू यान हमेशा से मुझसे नफरत करती आई है। अब उसे दादाजी की आखिरी इच्छा की वजह से मुझसे शादी करनी पड़ी है, तो उसकी नफरत और बढ़ गई है। ठीक है, अगर ऐसी बात है। जांग युआन ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, अगर तुमने लियू आरयू यान से डिवोर्स लेने का मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन सोच समझ लेना, अगर तुम दोबारा शादी करोगे तो तुम्हें लू आरयू यान जैसी कंडीशंस वाली लड़की नहीं मिलेगी। अच्छी कंडीशंस वाली औरत से शादी करना हैप्पीनेस की गारंटी नहीं है। वैसे भी इस लाइफ में अगर मैं शादी नहीं भी करूं तो भी मैं खुद को खुश रखूंगा, मैंने एक चमकती मुस्कान के साथ कहा। क्या बकवास है? अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे पापा और मैं। खैर छोड़ो, भूल जाओ। जांग युआन बाहर से बहुत घमंडी दिखती थीं, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड थीं। यह बात मुझे रीबॉर्न होने के बाद ही समझ आई। जवानी में उन्होंने जो मुश्किलें झेली थीं, उसकी वजह से उन्होंने अपने चारों ओर कांटों की दीवार बना ली थी। वो बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहती थीं। उन्हें डर था कि अगर वो नरम पड़ी तो मुश्किलें फिर से आकर उन्हें दर्द देंगी। जब लिन बेचियन ने उनसे शादी की तब मैं सिर्फ 1 साल का था। चाहे मुझे पालने के लिए कितनी भी नैनीज रखी गई हों, कोई भी माँ की जगह नहीं ले सकती। अपनी माँ को ढूंढना बच्चे की फितरत है। लेकिन हमारे घर में सालों से काम करने वाली मेड ने बताया था कि मैं बचपन में बहुत कम रोता था। मुझे बाद में पता चला कि मेरे होश संभालने से पहले जांग युआन लगभग हर रोज मेरे साथ खेलती थीं और मेरा ख्याल रखती थीं। कोई भी देख सकता था कि उनका मुझसे कितना अफेक्शन था, लेकिन न जाने क्यों एक दिन उन्होंने अचानक मुझसे दूरी बना ली। बाद में जब मैं 4 साल का था, जांग युआन ने लिन बतियान के दूसरे बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम लिन्नू था। वो इस बच्चे के भी करीब नहीं थी। मुझे पहले लगता था कि वो दिल की बहुत ठंडी हैं और उन्हें सिर्फ पैसे और पावर की फिक्र है। लेकिन अब सोचता हूं कि अगर उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता तो जब लिन फैमिली का इन्वेस्टमेंट फेल हुआ और हम बैंकरप्ट होने वाले थे तब वो बिना कोई शिकायत किए साथ क्यों खड़ी रहीं। हालांकि मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया, लेकिन मैं जानता हूं कि उनके दिल में ये परिवार है। लिन न्यू मुझसे ज्यादा समझदार है। मैं हल्का सा हंसा। उसने कहा था कि लू आरयू यान से शादी करना मुझे कभी खुश नहीं रखेगा। जांग युआन हैरान रह गईं। उसने तुमसे ये कब कहा? मेरी शादी से 2 दिन पहले। उस जैसी बच्ची को क्या पता? जांग युआन ने धीरे से तंज कसा। इतनी छोटी उम्र और बड़ों के मामलों में दखल देना, उसे वाकई सबक सिखाने की जरूरत है। मैंने एक हल्की मुस्कान दी और देखा कि काफी देर हो रही है। मैं सोफे से उठा और जांग युआन के सख्त कंधे को धीरे से सहलाया। किसी और दिन मैं आपको ट्रीटमेंट के लिए ले चलूंगा। फ्रोजन शोल्डर के लिए वो जगह काफी अच्छी है। अब मैं ऊपर जाकर वॉशअप करता हूं और फिर स्कूल जाना है। स्कूल? जांग युआन के चेहरे के भाव बदल गए। क्या तुम अब ड्रॉप आउट नहीं कर रहे? मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगर मैं लू आरयू यान से डिवोर्स नहीं चाहता तो मैं कभी ड्रॉप आउट नहीं करता। जांग युआन का चेहरा ठंडा पड़ गया, जैसे वो कुछ समझ रही हों। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैंने स्कूल इसलिए छोड़ा क्योंकि शुरू ने ऐसी डिमांड की थी। मुझे शुरू की उस वक्त की धमकी याद आई और मेरा मूड खराब हो गया। जैसे ही जांग युआन ने यह सुना, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने मेरी नाक के सामने उंगली दिखाई और डांटा, तुम डरपोक इंसान, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि तुम पढ़ाई का बोझ नहीं उठा पा रहे, इसलिए तुमने ड्रॉप आउट किया। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं ल्यू फैमिली से जवाब मांगने जरूर जाती। उस शुरू का क्या हक है ऐसी डिमांड करने का? अपनी बात खत्म करते ही उन्होंने टेबल पर रखा कॉफी का कप उठाकर टीवी पर दे मारा। एलसीडी टीवी ये प्रहार झेल नहीं पाया और उस पर दरारें पड़ गईं। किचन से बाहर निकली ऑन्टी चेन ये नज़ारा देखकर वहीं सहम गईं। जांग युआन ने उनकी तरफ देखा और नफरत से बोली, लू फैमिली में कोई भी अच्छा नहीं है। अच्छा है कि तुम उस कमजोर पर्सनैलिटी वाली लू आरयू यान से डिवोर्स ले रहे हो। अगर तुम उसके साथ और रहते अगर तुम उसके साथ और रहे तो तुम्हें एक दिन भी चैन नहीं मिलेगा। ऑन्टी चेन एक नैनी थीं जो सालों से लू फैमिली के लिए काम कर रही थीं। शुरू ने उन्हें यहां भेजा था। उनके शब्द सुनने में अच्छे लगते थे, जैसे वो लोगों का ख्याल रखने में बहुत अच्छी हैं और मेरी डेली लाइफ में लू आरयू यान की अच्छी देखभाल कर सकती हैं। लेकिन असल में उन्हें यहां सिर्फ इसलिए भेजा गया था ताकि वो जांग युआन की बातों को सुपरवाइज कर सकें। अब ऑन्टी चेन वापस जाकर पक्का एक एक शब्द शुरू को बता देंगी। जांग युआन ये बात बखूबी जानती थीं। वो ये सब जानबूझकर कह रही थीं। ये मेरी गलती थी। मैंने अपने हाथ सामने बांधे और सिर झुका लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में कोई गलती करने पर घर आने पर करता था। पहले मैंने जांग युआन को इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि वो जाकर शुरू से ट्रबल खड़ी करेंगी। उस वक्त शुरू मुझे और भी नीची नज़र से देखती। अपनी प्रीवियस लाइफ में मैं ये नहीं समझ पाया था कि माँ के परिवार का सपोर्ट होने और न होने से ससुराल की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जांग युआन की जुबान बहुत तेज थी, ऊपर से वो एक ऐसे माहौल में पली बढ़ी थी जहां जीना मुश्किल था। शुरू जैसे इंसान से निपटना उनके लिए बहुत आसान था,
जो बचपन से सख्त नियमों में पली थी। अगर प्रीवियस लाइफ में मुझे उनका सपोर्ट मिला होता तो लू फैमिली के घर में मेरी जिंदगी इतनी मिजरेबल नहीं होती। मुझे याद है तुम काफी ट्रबल मेकर हुआ करते थे, ऐसे नहीं थे जिसे कोई भी बुली कर सके। अब इतने दब्बू क्यों हो गए हो? जांग युआन ने मेरी दयनीय हालत देखी तो उनका लहजा धीरे धीरे नरम पड़ गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि लियू आरयू यान से प्यार मत करना ताकि तुम पूरी लाइफ कंफर्टेबली जी सको। उस वक्त तुम मुझसे ऐसे नाराज हुए जैसे मैंने तुम्हारी भलाई के लिए नहीं बल्कि नुकसान के लिए कहा हो। आपको लगता है प्यार बेकार की चीज है, इसलिए आप डैड से प्यार नहीं करती। मैंने उनकी तरफ देखा। शाओफैंग, तुम अभी छोटे हो। जांग युआन ने एक ठंडी सांस ली। दो लोगों को साथ रहने के लिए वो हमेशा साथ रहेंगे या नहीं, ये सिर्फ प्यार पर डिपेंड नहीं करता। सच तो ये है कि ये प्यार पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। जब तुम सच में किसी से शादी करके उसके साथ रहोगे तब तुम समझोगे। रीबॉर्न होने से पहले हालांकि मैं बहुत सी मुश्किलों से गुजरा था और प्यार में बहुत दर्द सहा था, लेकिन क्योंकि मैं और लियू आरयू यान कभी भी ठीक से साथ नहीं रहे थे, इसलिए मैं शादी नाम की इस चीज को अभी भी नहीं समझ पाया था। मैं अब आपकी मुश्किलें समझता हूं मम्मी। मेरी चमकती आंखों में शरारत थी। मैं भविष्य में आपकी बातें ज्यादा मानूंगा। मेरी इस अचानक इंटीमेसी को देखकर जांग युआन को अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। उन्होंने मुंह बनाया। रहने दो, वैसे भी मैं तुम्हारी सगी मां नहीं हूं। तुम्हारी मर्जी हो तो मेरी बात मानो, न हो तो मत मानो। मेरी आंखों की मुस्कान और गहरी हो गई। आप मेरी सगी मां नहीं है, फिर भी मेरी इतनी फिक्र करती है। किसे तुम्हारी फिक्र है? जांग युआन ने बेसब्री से अपना हाथ हवा में लहराया। जल्दी जाओ और अपना काम करो। मैं मुस्कुराया। ठीक है, फिर मैं ऊपर जाता हूं। क्योंकि काफी देर हो रही थी, मैं ऊपर गया, जल्दी से शावर लिया, कपड़े बदले, अपना स्कूल विड्रॉल फॉर्म उठाया और बाहर निकल गया। घर में सिर्फ एक ही ड्राइवर है और वो लू आरयू यान के साथ एक्सीडेंट में घायल हो गया था, इसलिए मुझे पैदल ही विला कॉम्प्लेक्स से मेन रोड तक जाना पड़ा ताकि टैक्सी मिल सके। यहाँ टैक्सी मिलना वाकई आसान नहीं है। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार एक टैक्सी मिली। कार में बैठते ही मैंने अपना डेस्टिनेशन बताया और बिंगजी को टेक्स्ट करके स्कूल गेट पर मिलने के लिए कहा। यंग मैन, क्या तुम एच यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो? ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। मैं इस साल सॉफ्टमोर हूं। तुम्हारा मेजर क्या है? मेडिसिन। मेडिसिन अच्छा है। भविष्य में तुम डॉक्टर बनकर जाने बचाओगे। कितना महान पेशा है। ड्राइवर काफी बातूनी और मिलनसार था। मैंने अपना फोन नीचे रखा और उससे थोड़ी बातचीत करने लगा। ये बातचीत काफी फ्रूटफुल रही। ड्राइवर ने बताया कि कल रात आधी रात के करीब उसने एक बहुत हैंडसम आदमी को यहाँ ड्रॉप किया था। पहले उसे लगा कि वो आदमी यहीं रहता है, लेकिन उसने उसे एक विला के गेट पर उतारा। उस आदमी ने कहा कि उसे शहर वापस जाना है और ड्राइवर से गेट पर रुकने को कहा। फिर उसने कार से उतरकर डोरबेल बजाई। थोड़ी देर बाद अंदर से एक बहुत ही कैरिज्मेटिक आदमी बाहर आया और उस आदमी को देखते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे एक बेशर्म स्कीमर कहने लगा जो दूसरों की वाइफ्स को पसंद करने में एक्सपर्ट है। फिर दूसरे आदमी ने कुछ कहा। आवाज बहुत धीमी थी, ड्राइवर ठीक से सुन नहीं पाया, पर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी सफाई दे रहा है। पर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, अंदर से आया आदमी मुड़ा और चला गया। ये सुनने के बाद मेरे मन में एक शक पैदा हुआ। मैंने ड्राइवर से पूछा कि वो आदमी कैसा दिखता था और उसने किस रंग के कपड़े पहने थे। ड्राइवर ने अपनी याददाश्त से उसका हुलिया बताया। मैंने कन्फर्म कर लिया कि वो आदमी फैंग युआन ही था। वो हॉस्पिटल छोड़कर आधी रात को यहाँ क्यों आया था, मुझे समझ नहीं आया, पर मैं यकीन के साथ कह सकता था कि फांग युआन यहाँ किसी गलत इरादे से ही आया था। ये आदमी बहुत बुरा है। ये सबक मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में अच्छी तरह सीखा था। मैंने कार की खिड़की से बाहर देखा। मेरी आंखों में एक तंज भरा ग्लिंट था। हालांकि मैं लियू आरयू यान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं फैंग युआन को दर्द देने की पूरी कोशिश तो कर ही सकता हूं। ये मुमकिन है। टैक्सी एच यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंची। मैंने किराया दिया और बाहर उतरा। देखते ही मुझे बिंगजी स्कूल गेट पर बैठा हुआ दिख गया। उसने ट्रैक सूट पहना था और बाल थोड़े बिखरे हुए थे, जैसे अभी अभी एक्सरसाइज खत्म की हो। मुझे देखते ही वो तुरंत खड़ा हुआ और पागलों की तरह दौड़ता हुआ आया। भाई फैंग। मैं अपना बचाव करने के लिए हाथ बांधकर खड़ा हो गया, पर फिर भी बिंगजी के गले लगने से खुद को नहीं बचा पाया। भाई फैंग, हम 15 दिनों से नहीं मिले। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया। मुझे लगा शादी के बाद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रहेगी। उसका चेहरा मेरे बालों से ढका हुआ था। मैंने मुश्किल से उसका सिर हटाया और कहा, बिंगजी, तुम मुझे दबाकर मार डालोगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसने दयनीय सा चेहरा बनाकर अपना चेहरा मुझसे रगड़ा। ये तुम्हारी सजा है कि तुम आधा महीना मुझसे नहीं मिले और मुझे अपनी शादी में भी नहीं आने दिया। मेरा हाथ जो उसे पीछे धकेलने वाला था, हवा में ही रुक गया। लू यान से शादी करने के लिए शुरू ने कई शर्तें रखी थीं। मुझे ड्रॉप आउट करने के लिए मजबूर करना सिर्फ उनमें से एक थी। दूसरी शर्त ये थी कि मुझे अपना मौजूदा सोशल सर्कल छोड़ना होगा।
शुरू की नज़र में मेरे सारे दोस्त बेकार थे जो लियू आरयू यान के हस्बैंड के स्टेटस के लायक नहीं थे। उस वक्त मैं लू आरयू यान के प्यार में इतना अंधा था कि मैं मान गया। मैं इतना पत्थरदिल हो गया कि मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, जिसमें बिंगजी जैसा पुराना दोस्त भी शामिल था। मुझे आज भी अपनी प्रीवियस लाइफ में बिंगजी की वो निराश नज़रें याद हैं जब वो मुझे देखता था। इसलिए उस वक्त अगर मैं अकेला और बेबस था तो वो मेरी अपनी ही गलती थी। शादी वैसे भी इस लायक नहीं थी कि तुम आते। मैं शर्मिंदगी से भर गया। भले ही बिंगजी मेरा दम घोंट रहा था, पर मैंने उसे अब पीछे नहीं हटाया। मैं लियू आरयू यान से डिवोर्स लेने वाला हूं। बिंगजी ने मुझे छोड़ दिया। उसका चेहरा हैरानी से भरा था। मैंने पलकें झपकाईं। तुमने गलत नहीं सुना। जैसे ही लियू आरयू यान ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगी, मैं तुरंत उसे डिवोर्स दे दूंगा। तुम ठीक तो हो ना? बिंगजी ने अपना सिर खुजलाते हुए भौहें सिकोड़ी। लू आरयू यान से शादी करना तो तुम्हारा हमेशा से एक सपना था? मैंने कंधे उचकाए। पहले था, पर उससे शादी करने के बाद मुझे पता चला कि वो बस सो है। वो अच्छी नहीं है। मेरे दिमाग में एक शरारती आइडिया आया। मैंने अपने होंठ भींचे और बिना कुछ कहे ऐसा एक्सप्रेशन बनाया जैसे मैं किसी गहरी परेशानी में हूं। तब तो तुम्हें सच में डिवोर्स ले लेना चाहिए, बिंगजी ने अफसोस के साथ कहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लू आरयू यान ऐसी है। आहा, जैसा सोचा था, भगवान वाकई इंसाफ करता है। मैंने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही। अब बस बिंगजी की इस बड़ी जुबान के भरोसे। मुझे यकीन है कि एक दिन के अंदर ही ये बात हर जगह फैल जाएगी कि लू आरयू यान अच्छी नहीं है। इसे लियू आरयू यान के खिलाफ एक छोटा सा रिवेंज माना जा सकता है। मैंने खुशी खुशी उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो मेरे साथ होमरूम टीचर के ऑफिस चलो, मुझे अपना विड्रॉल फॉर्म वापस लेना है। अब अगला टास्क है मन लगाकर पढ़ाई करना, यूनिवर्सिटी खत्म करना और अगले 3 सालों तक एक नॉर्मल और शांत लाइफ जीना। भाई फैंग, तुमने पहले ड्रॉप आउट किया ही क्यों था? ये शुरू की डिमांड थी, वरना मैं लियू आरयू यान से शादी नहीं कर पाता, मैंने तंज कसते हुए कहा। बिंगजी ने मेरे ठंडे एक्सप्रेशन को देखा और समझदारी से बोला, मैं जानता था कि ये उसी बुढ़िया का काम होगा, वरना तुम बिना वजह ड्रॉप आउट क्यों करते? मुझे तो हैरानी होती है कि तुम जैसे ग्रेट क्वालिटीज वाले लड़के से भी वो खुश क्यों नहीं है। मैं और ग्रेट क्वालिटीज, मैंने थोड़ी दूर पर दीवार अखबार वॉल न्यूज़पेपर बना रहे एक लड़के की तरफ इशारा किया। वो ईए फैमिली का छोटा वॉरिस यहूई था। शुरू की नज़र में गुड क्वालिटीज वाला इंसान ये है, मतलब एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होना ही उनके लिए गुड क्वालिटीज है। कितना सुपरफिशियल है ना? मैंने एक हल्की हंसी दी और चुप हो गया। क्या यही सच नहीं है? चाहे आप निजी तौर पर कितने भी आउटस्टैंडिंग क्यों ना हो, अगर लू फैमिली के सामने आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आपकी कोई कीमत नहीं है। उस हिसाब से अगर प्रीवियस लाइफ में फैंग युआन लू आरयू यान की मेहरबानी से लू फैमिली में शादी कर भी लेता तो उसके बैकग्राउंड और स्टेटस के साथ वहां जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता। हर दिन दूसरों की हिकारत और नफरत झेलना बहुत मुश्किल होता है। ये सोचकर मुझे अंदर से काफी रिफ्रेश्ड महसूस हुआ। होमरूम टीचर के ऑफिस पहुंचकर मैं नॉक करने ही वाला था कि दरवाजा अंदर से खुला। अंदर मौजूद आदमी ने मुझे देखा और उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने ड्रॉप आउट नहीं कर दिया था? मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मेरे सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि फैंग युआन का छोटा भाई फैंग जैंग था। सच कहूं तो फैंग जैंग वाकई फैंग युआन का सच्चा भाई है, अपने ही भाई की औरत पर नजर रखने वाला और अपने भाई की जड़ें काटने वाला। कितना भावुक कर देने वाला रिश्ता है। सिर्फ इसलिए कि मैंने ड्रॉप आउट किया था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वापस नहीं आ सकता, है ना? बिंगजी ने फैंग जैंग को देखकर अपने दांत दिखाए। अब जबकि लिन फैंग वापस आ गया है तो तुम अब स्पॉटलाइट में नहीं रह पाओगे। क्या तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है? फैंग जैंग ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा। मैं तुम जैसे बातूनी इंसान से बात नहीं कर रहा। मेरा पीछा करना और मुझसे बात करना बंद करो। क्या तुम खुद को नीचा नहीं दिखा रहे? मुझे नहीं पता कि मैं खुद को नीचा दिखा रहा हूं या नहीं, पर तुम मेरे भाई फैंग के बराबर भी नहीं हो। गुस्सा होना और लोगों की पीठ पीछे चालें चलना ही असल में खुद को नीचा दिखाना है। मैंने कब पीठ पीछे चालें चली? बिंगजी ने तंज कसा। तुम खुद जानते हो, पिछले महीने की एनाटॉमी क्लास में मेरे भाई फैंग के खरगोश को किसी ने नुकसान पहुंचाया था। वो पक्का तुम ही थे। फैंग जैंग की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखी। यहां खड़े होकर लोगों पर कीचड़ मत उछालो। मैं ऐसा कुछ कभी नहीं करूंगा। इल्जाम लगाने के लिए एविडेंस चाहिए होता है। वो तुम ही थे, है ना? मैंने उनकी बहस के बीच में पड़ते हुए मुस्कुराकर कहा। मैं यहां कोई बेमतलब की बहस नहीं सुनना चाहता। फैंग जैंग, तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। क्या तुम प्लीज हटोगे? फैंग जैंग ने मुझे घूरा और हटने का उसका कोई इरादा नहीं था। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। जब से मैंने लू आरयू यान का फियांस होने की वजह से एच यूनिवर्सिटी में कदम रखा था, फैंग जैंग ने मुझसे लड़ने की ठान ली थी। अगर कोई दिन ऐसा जाता जब वो ट्रबल खड़ी करने ना आए तो उसे बेचैनी होने लगती थी। जैसे अभी, वो पक्का अपनी बातों से मुझे उकसाना चाहता है। वो उन लोगों में से है
जो उकसाने का मोह नहीं छोड़ सकते। और वैसा ही हुआ। थोड़ी देर में उसने शुरू कर दिया, लिन फैंग, तुम्हें स्कूल छोड़ देना चाहिए और रोज घर पर रहकर सिर्फ सिस्टर ल्यू को खुश करना चाहिए। शायद तब तुम्हें उसका दिल जीतने का कोई मौका मिल जाए। पर तुमने ड्रॉप आउट करने का इरादा छोड़ दिया और अब मेरा भाई अब्रॉड से वापस आ गया है। मुझे डर है कि तुम्हें जल्द ही सिस्टर ल्यू को डिवोर्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए। फैंग जैंग जानता था कि दुखती रग पर हाथ कैसे रखा जाता है। अगर ये मेरी पास्ट लाइफ होती तो शायद मैं दुखी हो जाता, पर अब बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मेरे चेहरे पर कोई बुरा भाव देखने के बजाय उसने मुझे अपने सफेद दांत दिखाते हुए ठंडी मुस्कान बिखेरते देखा। क्या ये सब कहकर तुम्हें बेटर महसूस हो रहा है? क्या? मेरे इस अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन ने फैंग जैंग का दिमाग सुन कर दिया। तुम चोरी छिपे लू आरयू यान से प्यार करते हो। जब तुमने ये कहा कि मैं रोज घर पर रहकर सिर्फ लू आरयू यान को खुश करता हूं, क्या तब तुम्हारे दिल से खून नहीं बहा? मैंने हाथ बढ़ाकर फैंग जैंग की ठुड्डी पकड़ी और उसे इधर उधर हिलाया। मैंने अपनी जुबान से टच टच की आवाज निकाली और कहा, तुम्हारा लुक तुम्हारे भाई से कुछ कम नहीं है। क्या तुम्हें इसे स्वीकार करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती? तुम्हारा भाई लू आरयू यान से मेरा डिवोर्स करवा सकता है, तो तुम क्यों नहीं? फैंग जैंग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मेरा हाथ झटक दिया और गुस्से में दहाड़ा, लिन फैंग, बकवास बंद करो। मैं सिस्टर ल्यू से कोई चोरी छिपे प्यार नहीं करता। खुद को देखो। तुम एक औरत को पसंद करते हो, पर उसे मानने की हिम्मत तक नहीं है। ऐसा लगता है कि अपनी पूरी लाइफ तुम सिर्फ अपने भाई और अपनी पसंद की औरत को लवी डवी होते हुए ही देख पाओगे। मेरी बातें सिर्फ कड़वी नहीं थीं। मैं पूरी तरह से फैंग जैंग को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था और उसके सबसे कमजोर पॉइंट पर वार कर रहा था। मैं चाहता था कि फैंग जैंग अपनी जिंदगी से नफरत करने लगे, ताकि उसका ये पागलपन वाली सनक उसकी लास्ट लाइफ के मुकाबले इस बार जल्दी बाहर आ जाए। ल्यू आरयू यान को डिवोर्स देने से पहले मुझे फैंग युआन के लिए जितनी हो सके उतनी ट्रबल खड़ी करनी है। चुप हो जाओ। फैंग जैंग की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसकी सांसें भारी होने लगीं। ये सब बकवास है। मैंने कंधे उचकाए। मेरे चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे ये बकवास है या नहीं, ये तुम खुद जानते हो। फैंग जैंग जैसे टूटने की कगार पर था। उसने मुझे एक नफरत भरी नजर से देखा और जल्दी से वहां से चला गया। भाई फैंग, क्या फैंग जैंग वाकई लियू रुयान को पसंद करता है? बिंगजी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा चेहरा क्यूरियोसिटी से भरा था। मैं जानता हूं कि उसे गॉसिप करना बहुत पसंद है, पर अभी उसके साथ गॉसिप शेयर करने का सही वक्त नहीं था। मैंने उसे शांत रहने और सब्र रखने का इशारा किया। फिर मैं हेड टीचर के ऑफिस में गया। जब मैं ड्रॉप आउट कर रहा था तब वो कभी राजी नहीं हुए थे। आखिरकार जब उन्होंने देखा कि मैं अडिग हूं तब उन्हें मानना पड़ा। अब जब उन्होंने देखा कि मैं अपना फैसला बदल रहा हूं तो वो स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुए। आखिर मैं एक होनहार छात्र था। इतने एक्सीलेंट मेडिकल स्टूडेंट को खोना वाकई बड़े दुख की बात होती। हेड टीचर ने मुझे कुछ सलाह दी और फिर मुझे और बिंगजी को जाने की अनुमति दे दी। ऑफिस से थोड़ा दूर आते ही बिंगजी ने चमकती आंखों से मेरी तरफ देखा। शाओफैंग, जल्दी बताओ। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे सब सच सच बताओ। क्या तुम पहले से नहीं जानते? फैंग जैंग बचपन से ही लियू आरयू यान से सीक्रेटली प्यार करता है, मैंने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा। मेरी हंसी में रिडिक्यूल उपहास साफ झलक रहा था। वो बचपन से ही उसे पसंद करता है, पर बदकिस्मती से लियू आरयू यान की नज़रों में सिर्फ फैंग युआन ही है। जब तक मैंने आज उससे ये बातें नहीं कही थीं, तब तक वो यही सोचता था कि जब तक उसका भाई लियू आरयू यान के काबिल है, उसे बस चुपचाप किनारे रहकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। तुम्हें इतनी गहराई से कैसे पता? बिंगजी हैरान रह गया। मैं बिना कुछ बोले बस मुस्कुराया। बिंगजी ने आगे कोई सवाल नहीं किया। इस गॉसिप को हजम करने के बाद उसके थोड़े कमजोर दिमाग ने पूछा, लेकिन मेरी बात सुनो। तुम्हारे ये सब कहने से पहले वो वैसा सोचता था, तो अब क्या होगा? अब वो शांत नहीं बैठेगा। वो अब फैंग युआन से कंपीटिंग करने के बारे में सोचेगा। मैंने उसके दिल के किसी कोने में दबी हुई इच्छा को हवा दे दी है। मैंने अपनी जेब से लॉकर की निकाली और उसे अपनी उंगली में घुमाते हुए एक ग्लीफुल एक्सप्रेशन दिया। बिंगजी अब सब समझ गया था। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। शाओफैंग, तुम अभी भी उतने ही विकेट, शरारती चालाक हो जितने पहले थे। मैंने अपनी भौहें ऊपर की। अभी अभी मैंने हाई स्कूल वाला लिन फैंग देखा। बिंगजी ने मेरे कंधे पर हाथ मारा और हंसा। तुम तब कितने एरोगेंट, स्पिरिटेड और प्राउड हुआ करते थे। ये बड़े दुख की बात है कि तुमने यूनिवर्सिटी में आकर एक अच्छे लड़के होने का नाटक किया। उसमें बिल्कुल मजा नहीं था। मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मेरे पिता लिन बेटियन की माँ यानी मेरी दादी उत्तर भारत से थीं। लिन बेटियन अक्सर अपनी माँ के साथ वहां जाते थे और महीनों रुकते थे, इसलिए उनका व्यक्तित्व बहुत लिबरल उदार है। साथ ही वो बहुत ज्यादा समझदार भी नहीं है। सालों तक उन्होंने बहुत ही केयरफ्री जिंदगी जी है, वरना वो ऐसा फेल्ड इन्वेस्टमेंट न करते जिससे पूरी लिन फैमिली की सालों की मेहनत पानी में मिल गई। मेरा व्यक्तित्व कुछ हद तक उनके जैसा ही है।
इसके अलावा पापा और मम्मी की मुझसे उम्मीदें बहुत कम थीं, जिसकी वजह से हाई स्कूल में मैंने खुद को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया था। सच कहूं तो उस वक्त मैं पढ़ाई में अच्छा तो था, पर टीचर्स की नज़रों में एक प्रॉब्लम स्टूडेंट था। जहां तक यूनिवर्सिटी में आकर अच्छे लड़के बनने की बात है, बेशक उसकी वजह लियू रु यान और शुरू थी। मैं अपनी यादों से बाहर आया और शांत लहजे में बुदबुदाया, अगर वो न होती तो मेरी प्रीवियस लाइफ बहुत शानदार होती। शाओफैंग, तुमने क्या कहा? बिंगजी ने ठीक से सुना नहीं था। मैंने अपना सिर हिलाया। अब से मैं अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीऊंगा। मैंने बिंगजी का हाथ पकड़ा और हम दोनों हल्के कदमों से क्लासरूम की तरफ बढ़े। मैं बचपन से ही काफी स्मार्ट रहा हूं और चीजें जल्दी सीख लेता हूं। उस वक्त मेरा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम स्कोर काफी अच्छा था। जब मेजर चुनने की बात आई तो मम्मी पापा ने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के मेडिसिन को चुना। मेडिसिन की पढ़ाई बहुत कठिन होती है। पापा ने इस पर ऐतराज भी जताया था, पर मैंने ये कहकर अपनी पसंद मनवा ली कि मुझे ये पसंद है। मैंने उन्हें असली वजह नहीं बताई। असली वजह मेरी सगी माँ की मौत थी। मैं ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, बल्कि अपनी माँ के लिए ब्लेसिंग्स पुण्य इकट्ठा करना चाहता था। उनकी जिंदगी बहुत छोटी थी। मैं चाहता हूं कि उनके अगले जन्म में उन्हें एक पीसफुल जिंदगी मिले। सुबह की क्लासेस खत्म हो गईं। दोपहर में कोई क्लास नहीं थी। बिंगजी काफी समय बाद मेरे साथ था। उसने मुझे शॉपिंग पर चलने को कहा, पर मुझे लियू यान का ख्याल रखने हॉस्पिटल जाना था। उसे सच बताने के बाद हमने फिर कभी मिलने का फैसला किया। मैं स्कूल से सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचकर मैं जैसे ही ऊपर गया, मेरी मुलाकात शुरू से हुई जो हॉस्पिटल रूम से बाहर आ रही थी। मुझे देखते ही वो एक पल के लिए ठिठकी, फिर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ बोली, तुम काफी स्किल्ड निकले। मैं उलझन में था। क्या? रु यान से तुम्हारी शादी से पहले वो तुम्हें काफी नापसंद करती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक रात में वो तुम्हें पसंद करने लगेगी। क्या ये कहना सही नहीं होगा कि तुम स्किल्ड हो? शुरू की बातों में तंज और छिपा हुआ मतलब साफ था। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और कुछ नहीं कहा। पहले मैं शुरू के सामने बहुत ही ओबीडियंट आज्ञाकारी रहता था। चाहे वो मुझे कितना भी नीचा दिखाए, मैं बस सिर झुका लेता था। हालांकि रीबॉर्न होने के बाद मेरा बर्ताव काफी सख्त हो गया है, पर शुरू को अभी भी इसकी आदत नहीं थी। मेरी खामोशी देखकर उसे लगा कि मुझमें बोलने की हिम्मत नहीं है। उसने अपनी हद पार करते हुए कहा, जैसा सोचा था, एक लोमड़ी विक्सन का पाला हुआ बेटा छोटा बास्टर्ड ही होगा। अब जब शुरू अपनी हदें पार कर रही थी तो मेरा उसे और झेलने का कोई इरादा नहीं था। शुरू, अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर को दिखाइए। मैंने उसे माँ कहना भी छोड़ दिया था। मेरे चेहरे के भाव बर्फ की तरह ठंडे थे। आप ल्यू परिवार की सदस्य हैं, पर आपकी भाषा एक गली के गुंडे रफियन जैसी है। क्या आपको ल्यू परिवार का स्टेटस गिरने का डर नहीं लगता? ये शब्द वाकई बहुत कड़वे थे। शुरू को उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे जरा भी सम्मान नहीं दूंगा और उसे ऐसा जवाब दूंगा। वो सन्न रह गई। जब तक वो संभल पाती, उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। लिन फैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम्हारा और रु यान का डाइवोर्स होने वाला है, इसलिए तुम मुझे माँ मत कहो, पर तुम्हें मेरा नाम भी नहीं लेना चाहिए। मैं तुम्हारी बड़ी हूं। मुझे लगता है कि तुम्हारी परवरिश में ही कमी है। तुम लिन परिवार के पूर्वजों के नाम पर एक कलंक, डिस्ग्रेस हो। शुरू अपने ताकतवर फैमिली बैकग्राउंड के दम पर ल्यू परिवार में आई थी। वो एक शाही पॉर्क्यूपाइन की तरह थी, जो हर मिलने वाले को चुभती थी, पर बहुत कम लोगों में उसे पलटकर जवाब देने की हिम्मत थी। इसलिए बहस में वो इससे ज्यादा कड़वा कुछ नहीं कह सकती थी। जब उसने मेरे पूर्वजों का नाम लिया तो मुझे हंसी आ गई। ठीक है, आपका नाम लेना वाकई मेरी गलती थी। तो क्या मैं आपको ऑन्टी शुरू बुला सकता हूँ? ऑन्टी शुरू, आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है। आपकी बेटी अंदर लेटी है। अभी ये भी नहीं पता कि उसके सिर की चोट का क्या असर होगा, और आप उसकी चिंता करने के बजाय यहाँ खड़े होकर मुझे उकसाने में वक्त बर्बाद कर रही हैं। अगर आप इतनी ही फ्री हैं तो जाकर माजैंग एक गेम के कुछ राउंड क्यों नहीं खेल लेती? लिन फैंग, तुम बहुत इंसोलेंट, बदतमीज हो गए हो। मैंने अपनी आंखें घुमाई, रोल्ड माई आइज। मेरा उससे और बहस करने का मन नहीं था। मैं झुका, कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चिल्लाया, लियू यान, तुम्हारी माँ बहुत अनरीजनेबल बातें कर रही हैं। मैं उनसे और बहस नहीं करना चाहता। अब नर्स ही तुम्हारा ख्याल रखेगी। शुरू को इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो गुस्से से पागल होने वाली थी। उसने अपना हाथ उठाया और मेरे कंधे पर जोर से धक्का दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी से मेरी शिकायत कर रहे हो? तुम खुद को समझते क्या हो? आर्यू यान, जरा इसे देखो। यह मेरा अपने से बड़ों का जरा भी सम्मान नहीं करता। इसने मुझे गली का गुंडा कहा, लू परिवार का सम्मान मिट्टी में मिला दिया। अब मैं एक दिन भी और इंतजार नहीं कर सकती। मैं अभी सिविल अफेयर्स ब्यूरो के लोगों को यहां बुलाती हूं। तुम दोनों का डिवोर्स अभी के अभी होगा। बेहतरीन। मैंने तालियां बजाईं और खुशी मनाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी पावरफुल सासू मां पाकर मैं धन्य हो गया।
मुझे तलाक के लिए खुद सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कितनी सुविधा है। जल्दी कीजिए। एक प्यार में पागल बेवकूफ है और दूसरी मेनोपॉजल है। मैं इस माँ बेटी की जोड़ी को एक दिन भी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी लियू आरयू यान के माथे की नसें तन गईं। उसका पूरा शरीर गुस्से से जल रहा था। अनगिनत मर्द उससे शादी करना चाहते थे। कोई भी मर्द जो उससे शादी कर पाता वो अपनी किस्मत पर खुशी से झूम उठता। लेकिन जिस चीज तक पहुंचने के लिए लाखों लोग तरसते थे, उसे मैं इस तरह ठुकरा रहा था। ये उसके आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा हमला था। वो अंदर ही अंदर आग बबूला कैसे न होती। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप तलाक दे दो। शुरू ने मेरी नाक के सामने उंगली दिखाई। उनकी आंखों में गुस्सा था, पर उन्होंने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, रुको, मैं अभी अधिकारियों को बुलाती हूं। अगर बाद में तुम मुकरे और तलाक देने से मना किया तो मैं न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे लिन फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। मैंने भी वैसी ही बनावटी मुस्कान दी। जो मुकरेगा वो कुत्ता होगा। ठीक है। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, शुरू ने फोन निकालने के लिए अपना हैंडबैग खोला। मैंने कहा था कि मेरी शादी का फैसला सिर्फ दादाजी कर सकते हैं। लियू आरयू यान ने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। उसकी नजरें गहरी और उदास थीं। मैं उसे तलाक देती हूं या नहीं, ये मेरा फैसला है। माँ, आप फालतू के काम मत कीजिए। आरयू यान, अगर तुम इस मौके का फायदा उठाकर उसे जल्दी तलाक नहीं दोगी तो और कब का इंतजार करोगी? शुरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल थीं। लियू आरयू यान के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ थी। मैंने कहा ना कि आप बीच में मत पड़िए। पर मैं तो बीच में पड़ूंगी। मुझे ऐसा बेकार दामाद नहीं चाहिए। वैसे भी क्या तुम्हें वो फैंग युआन हमेशा से पसंद नहीं था? वो वापस देश आ गया है। क्या तुम लिन फैंग को जल्दी तलाक देकर उससे शादी करने का इंतजार नहीं कर रही हो? तुम आज लिन फैंग को तलाक दो, कल तुम फैंग युआन के साथ शादी रजिस्टर करा सकती हो। लियू आरयू यान ने भावहीन होकर कहा, नहीं। शुरू के मुंह से लगभग सहज रूप से निकला, नहीं। उसकी बेटी को एक ऐसे आदमी से शादी करनी चाहिए जिसका फैमिली बैकग्राउंड पावरफुल हो और जो खुद भी काबिल हो। ये लिन फैंग और फैंग युआन क्या है? ये रू यान के करियर में जरा भी मदद नहीं कर सकते, बल्कि उसे नीचे ही गिराएंगे। लियू आरयू यान ने एक ठंडी हंसी दी। तो उसकी माँ हमेशा से यही सोचती थी। कोई ताज्जुब नहीं कि उन्होंने तब ऐसा किया था। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें फैंग युआन से शादी नहीं करने दूंगी। तो फिर तुम लिन फैंग को तलाक देने की इतनी जल्दी में क्यों हो? लियू आरयू यान ने अपना सिर घुमाया और छत की ओर देखने लगी। लिन फैंग को अंदर आने दो। आरयू यान, मेरी बात सुनो। अपनी सांस मत बर्बाद कीजिए। लियू आरयू यान ने अपनी मां की बात काट दी। उसका लहजा अविश्वसनीय रूप से ठंडा था। शुरू ने मुझे एक अनिच्छुक नजर से देखा, फिर मुड़कर चली गई। मैं उसकी गुस्से भरी पीठ को सोच विचार के साथ देखता रहा। अपनी प्रीवियस लाइफ में मेरी आंखों और दिल में सिर्फ आरयू यान थी। मैंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया था। शुरू जैसी पर्सनैलिटी वाली औरत अपनी बेटी के सामने कभी सख्त नहीं हुई थी। वो लगभग वही करती थी जो उसकी बेटी कहती थी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी? पर वो आखिर माँ है। अगर वो हंगामा करती तो रू यान को अंततः झुकना ही पड़ता। कितना अजीब है। मेरे अंदर के विचार रू यान को साफ सुनाई दे रहे थे। उसके दिल और आंखों में सिर्फ मेरे विचार थे। इससे उसका मूड और भी उलझ गया। उसने मेरा ध्यान खींचने के लिए हल्का सा खांसा। मैं होश में आया और उसकी तरफ देखा। अंदर आओ। मैं अंदर गया और बेड के सामने रुक गया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। तुमने इस मौके का फायदा उठाकर मुझे तलाक क्यों नहीं दे दिया? न केवल शुरू को बल्कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। वजह की जरूरत नहीं है। तुम और फैंग युआन एक दूसरे के प्यार में डूबे हो। तुम उससे शादी करना चाहती हो। तुम्हारी माँ का विरोध बेकार है। तो मुझे समझ नहीं आता। पिछली जिंदगी में अगर मैं बेशर्मों की तरह तुमसे चिपका नहीं रहता तो शायद जिस दिन फैंग युआन लौटा था उसी दिन तुम मुझे घसीटकर तलाक के लिए ले जाती। हमारी आपसी कड़वाहट 3 साल तक कैसे खिंच गई। शादी के तुरंत बाद तलाक लेने से लियू ग्रुप की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। हम अभी तलाक नहीं ले सकते। रीबॉर्न होने से पहले ये औरत मुझसे तलाक के सपने देखती थी और तलाक नहीं ले पाती थी। रीबॉर्न होने के बाद जो तलाक के सपने देख रहा है और तलाक नहीं ले पा रहा वो मैं हूं। जिंदगी वाकई ड्रामा से भरी है। मैं इसे और नहीं खींच सकता। लियू आरयू यान के डिस्चार्ज होते ही हमें तलाक लेना होगा। तो ये वाकई पुनर्जन्म, रीबर्थ है। ऐसी काल्पनिक चीज सच में इस दुनिया में होती है। तारांकन, तुम शायद भूल गई हो। हमारी शादी में सिर्फ परिवार के सदस्य थे। यहां तक कि मीडिया को भी नहीं पता था, क्योंकि तुमने जानबूझकर शादी छिपाई थी। बाहर के लोग अभी भी तुम्हें सिंगल समझते हैं। इसलिए हमारे तलाक से लियू ग्रुप की साख पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस दुनिया में ऐसी कोई दीवार नहीं जिसमें दरार न हो। इसलिए मुझे कुछ समय चाहिए। तलाक के लिए कितना समय?
कम से कम आधा साल। आधा साल मंजूर नहीं है। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें कितना समय चाहिए? तुम्हारे हॉस्पिटल से बाहर आते ही तलाक। 1 साल। तुम कीमत क्यों बढ़ा रही हो? मैं तुम्हें सच बताता हूं, मुझे कोई और पसंद है। इसीलिए मैं तुम्हें तलाक देने की जल्दी में हूं, ताकि मैं उस इंसान के साथ रह सकूं। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। क्या मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत है? अगर तुम शादी के दौरान मेरा किसी और औरत के साथ रहना और तुम्हें धोखा देना बर्दाश्त कर सकती हो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। ठीक है, आधे साल में तलाक मुझे मंजूर है। क्या खाक मंजूर है? यह एहसान फरामोश अब बुद्ध में विश्वास करने लगी है और शाकाहारी बन गई है, सभी जीवों को बचा रही है। क्या तुम ठीक हो? तुम ये भी स्वीकार कर सकती हो, तारांकन, मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। अगर तुमने आधा साल कहा है तो आधा साल ही सही, पर मुझे तुम्हें कुछ बातें पहले ही बतानी है। मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। इस दौरान हम अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। जब तक बहुत जरूरी न हो तब तक मत मिलना। कोई बात नहीं। लंच का समय हो गया था। 10 मिनट बाद मैं एक थर्मल लंच बॉक्स लेकर अंदर आया। मैं बिना किसी भाव के कुर्सी पर बैठ गया और बॉक्स खोला। मैं दलिया का एक चम्मच रुयान के मुंह के पास ले गया। पता नहीं जानबूझकर हुआ या क्या, मेरा हाथ कांप गया। चम्मच का काफी दलिया लियू आर यान की गर्दन पर गिर गया। लिन फैंग। उसके दिल की गहराइयों से बहुत भारी गुस्से वाली आवाज आई। मैं घबराहट में खड़ा हो गया। मैंने साइड टेबल से कुछ टिश्यू निकाले और उसकी गर्दन पोंछने लगा। पोंछते हुए मैंने माफी मांगी। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। गुस्सा मत हो। अब जब तुम हिल नहीं सकती तो मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा। क्या मैं तुम्हें अपनी मर्जी से परेशान नहीं कर सकता? तारांकन आर्युयान ने मेरे विचार सुने, उस चिपचिपे लिक्विड को महसूस किया और देखा कि टिश्यू धीरे धीरे उसके चेहरे के पास आ रहा है। उसका चेहरा हांडी के तलवे जैसा काला पड़ गया। यह मेरे चेहरे पर नहीं लगा है। ओह, नहीं लगा है? सॉरी, मुझे लगा शायद लग गया होगा। लिन फैंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा जी लिए हो? मैं जानता हूं कि मिस लू बहुत ताकतवर और रसूखदार हैं। जो भी आपको ठेस पहुंचाता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। पर क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने गलती से तुम पर दलिया गिरा दिया तुम मुझसे निपटने का फैसला करोगी? लियू आर्युयान ने तंज कसा। मैं कर सकती हूं। तो अभी के लिए इंतजार करो, जब तक तुम हिलने डुलने लायक नहीं हो जाती। बस बर्दाश्त करो। मैंने भी पलटकर तंज कसा। लू आर्युयान ने मुझे घूरा। उसकी आंखों की गहराइयां खून जैसी लाल थीं। मेरा पूरा शरीर साफ करो और मुझे साफ कपड़े पहनाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझ जैसा गर्म खून वाला नौजवान इसके लिए सही नहीं है। मैं किसी और को तुम्हारे लिए भेजता हूं। लियू आर्युयान वाकई चिढ़ गई थी। वो इंसान जो हमेशा भावहीन रहता था और जिसके चेहरे पर गुस्सा कम ही दिखता था, आज उबल रहा था। नहीं, आज तुम ही करोगे। तुम मेरे लिए। बम। इससे पहले कि लियू आर्युयान अपनी बात पूरी कर पाती, मैं तेजी से कमरे के बाहर निकल गया। लू आर्युयान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर की हर नस गुस्से से सिकुड़ रही है, जैसे वो कभी भी फट सकती है। पहले उसके सामने और शुरू के सामने मैं हमेशा बहुत आज्ञाकारी रहता था। मैं बिल्कुल सीधा सादा और बेअसर दिखता था, पर अब उसे लग रहा था कि शायद मैं जानबूझकर नाटक कर रहा था। ये इंसान इतना सीधा नहीं है जिससे आसानी से निपटा जा सके। न जाने कितना समय बीता। जब लियू आर्युयान उस चिपचिपाहट को बर्दाश्त करने की अपनी आखिरी हद पर थी, तब कमरे का दरवाजा खुला। जल्दी करो। लू आर्युयान की आवाज में बेसब्री थी। मिस, इतनी जल्दी मत कीजिए। पहले मैं एक गीला तौलिया ले आती हूं। दरवाजे से आई एक भारी आवाज ने लियू आर्युयान को चौंका दिया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन घुमाकर देखा। एक महिला जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर लग रही थी, बाथरूम की तरफ जा रही थी। पता नहीं मैंने उसे कहां से ढूंढा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने कामगारों वाली पुरानी, दागों से भरी वर्दी पहनी थी। ऐसी औरत से अपना शरीर साफ करवाना, उसे लगा इससे बेहतर तो उसे कोई चाकू मार दे। बाहर जाओ। मिस्टर लिन ने मुझे आपकी हालत के बारे में बताया। मुझे वाकई आपसे हमदर्दी है। फिक्र मत कीजिए, मैं आप पर नहीं हंसूंगी। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? कौन हो तुम? लियू आर्युयान। कौन? लिन फैंग। तुम कमीने। लियू आर्युयान ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। ये देखकर वो महिला पास आई। शरीर साफ करने का वो पूरा समय लियू आर्युयान के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। उसने दांत भींचकर इसे सहा। जब उस महिला ने उसे साफ अस्पताल का गाउन पहनाया और चली गई, तब उसने आंखें खोलीं और दरवाजे की तरफ देखा। मैं दरवाजे के फ्रेम के सहारे हाथ बांधकर खड़ा था। जैसे ही हमारी आंखें मिलीं, मैंने उबासी लेने का नाटक किया। जो इंसान मैंने ढूंढा वो बुरा नहीं था ना? बुरा नहीं था। मेरे डिस्चार्ज होने के बाद तुम्हें ही मेरा सोच समझकर ख्याल रखने की तकलीफ उठानी होगी।
हैरानी की बात थी कि लू आर यू यान अब जरा भी गुस्से में नहीं लग रही थी, बल्कि बहुत शांत थी। बस जब उसने सोच समझकर कहा तो ऐसा लगा जैसे उसने ये शब्द दांतों तले चबाकर बोले हों, वरना मुझे लगता कि वो गुस्सा ही नहीं है। मैंने शक भरी नजरों से उसे देखा। इसका दिल बहुत काला है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये बस मेरे हिलने डुलने का इंतजार कर रही है ताकि मुझसे बदला ले सके। पर मैं इसे पहले ही बहुत ठेस पहुंचा चुका हूं, तो बदला तो मिलना ही है। तो जब तक ये बीमार है, क्यों न मैं ही मजे ले लूं। लू आर यू यान को अचानक लगा जैसे वो किसी शेर की मांद में खड़ी हो। उसने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की, पर दर्द इतना भयानक था कि उसकी चीख निकल गई। उम्मीद मत करो कि तुम हिल पाओगी। इस बात को समझते हुए लियू आर यू यान ने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी और अचानक पूछा, लिनफैंग, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? मैंने उपहास करते हुए कहा, अभी भी प्यार करने का क्या मतलब? मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, ठीक है? जवाब बिना किसी हिचकिचाहट के आया। चेहरे के भाव और आवाज में झूठ का कोई नामो निशान नहीं था। मेरे मन की बात सुने बिना भी लू आर यू यान साफ देख सकती थी कि अब मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। इस बात ने उसकी आंखों में एक अंधेरा सा ला दिया। ऐसा नहीं था कि उसे दुख हो रहा था, बस एक पछतावा था कि जब तक उसे होश आता, उसके लिए एक बेहद सच्चा प्यार खामोशी से खत्म हो चुका था। एक लंबी खामोशी के बाद उसने भारी आवाज में पूछा, अगर फैंग युआन और मैं शादी कर लें तो क्या हम खुश रहेंगे? शायद। मुझे नहीं लगता। मुझे इसके बारे में नहीं पता। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? लियू आर यू यान ने सिर हिलाया। तो तुम्हें अब सो जाना चाहिए। मैं भी थोड़ी देर सोने जा रहा हूं। मैं बेड पर गया, जूते उतारे और लेटकर आंखें बंद कर लीं। मुझे महसूस हो रहा था कि लियू आर यू यान मुझे घूर रही है और मुझे चिढ़ होने लगी। ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? तारांकन जैसे ही ये विचार आया, लियू आर यू यान ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मेरी चढ़ी हुई भौहें शांत हुईं और मैं जल्दी ही सो गया। लू आर यू यान ने मेरी सांसों की लय सुनी और जान गई कि मैं सो चुका हूं। उसने फिर से मेरी तरफ देखा। मैंने लंबी पैंट पहनी थी। लेटने की वजह से वो कुछ सेंटीमीटर ऊपर चढ़ गई थी, जिससे मेरी पिंडलियां काव्स दिख रही थीं। इस पल उसकी आंखों में मेरी पिंडलियां मजबूत और सुंदर लाइनों वाली थीं, जो देखने में काफी अच्छी लग रही थीं। पहले उसने कभी मुझे ढंग से देखा ही नहीं था। अब जब देखा तो उसे एहसास हुआ कि मैं काफी हैंडसम हूं। साफ और तीखे नैन नक्श वाला चेहरा, एक असाधारण आभा, बर्फ जैसी सफेद त्वचा और आड़ू के फूलों जैसे लाल होंठ। एक पत्थर की मूर्ति की तरह सख्त और खूबसूरत, जिसे देखते रहने का मन करे। लुक्स के मामले में मैं फैंग युआन से जरा भी कम नहीं था। शायद उसकी नजर कुछ ज्यादा ही गहरी थी। नींद में मुझे बेचैनी हुई और मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कुछ बुदबुदाया, फिर करवट बदल ली। लियू आर यू यान ने एक हल्की हंसी दी और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं शाम के 4 बजे तक सोया। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है। मुझे थोड़ा कौतूहल हुआ। मैंने मुड़कर देखा। लियू आर यू यान अभी भी सो रही थी। मैं बेड से उतरा, जूते पहने और बाहर गया तो देखा जू या पास ही खड़ी है। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम यहां कब आई? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूं। जूया का स्वभाव शांत था, वो ज्यादा हंसती नहीं थी, पर मेरी मुस्कान देखकर उसने बस हल्का सा होंठ हिलाकर जवाब दिया। नर्स ने कहा था कि हवा के लिए दरवाजा थोड़ी थोड़ी देर में खोलना चाहिए, इसलिए मैंने खोल दिया। तो ये बात है। मुझे पता था कि मैं जूया के साथ ज्यादा घुल मिलकर बर्ताव नहीं कर सकता। तारांकन, हाँ ठीक है। बात खत्म कर मैं अंदर जाने ही वाला था कि जूया बोली, यंग मास्टर, जब मैं आई थी तो मैंने मिस्टर फैंग को देखा था। वो नीचे फोन पर बात कर रहे थे। पता नहीं वो ऊपर आएंगे या नहीं। जूया को ये कहने की जरूरत नहीं थी और शायद उसे कहना भी नहीं चाहिए था, पर क्योंकि उसे मेरी तरफ से दोस्ती का एहसास हो रहा था, इसलिए उसने बता दिया। मैं एक पल के लिए रुका, फिर मुस्कुराया। कोई बात नहीं। अगर वो आना चाहता है तो उसे आने दो। पैर उसके अपने हैं, कोई उसे रोक नहीं सकता। पर मिस लू उसे रोक देंगी। जूया ज्यादा खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो बस इतना ही कह सकी, पर आपको बुरा लगेगा। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। नहीं, मुझे अब आदत हो गई है। जूया को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, कमरे के अंदर से गुस्से में डूबी एक ठंडी आवाज आई। लिनफैंग, मुझे प्यास लगी है। मैंने सहज रूप से अपनी आंखें घुमाईं, फिर जूया को मुस्कुराकर सिर हिलाया और कमरे के अंदर चला गया। बेड पर लेटी वो औरत मुझे नफरत भरी नजरों से देख रही थी। मुझे लगा शायद सोकर उठने की वजह से वो चिड़चिड़ी है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने एक गिलास पानी भरा और उसके पास ले गया। क्या तुम जूया के बहुत करीब हो? लियू रू यान की आंखों में एक चमक थी। उसने पहले भी ऐसा ही सवाल पूछा था। मेरे चेहरे पर घृणा का भाव आ गया। मैंने गिलास नीचे रखा और ठंडे स्वर में कहा, करीब नहीं हूं, पर तुम दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता। वो तंज कसते हुए बोली, इसके साथ कोई दिक्कत है क्या?
ये अचानक इस बात को लेकर क्यों परेशान है कि मैं और जू या एक दूसरे को जानते हैं या नहीं? क्या हम बहुत करीब हैं? क्या इसके पास इतना खाली वक्त है? खैर, अब इस औरत के पास वाकई बहुत खाली वक्त है, पर यह बहुत परेशान करने वाला है। मेरे मन की बात सुनकर लियू आर्यू यान के चेहरे के भाव और भी बिगड़ गए। इसने मन में कभी उसके बारे में एक भी अच्छी बात नहीं कही। इतना सब सुनना वाकई किसी को भी चिढ़ा सकता है। तुम्हें लगता है कि हम बहुत करीब दिखते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जानबूझकर उसके साथ दोस्ताना बर्ताव कर रहा हूं। मैं मुस्कुराया। एक मर्द किसी औरत के साथ दोस्ताना बर्ताव क्यों करेगा? भला और क्या वजह हो सकती है? मेरे होठों की मुस्कान और गहरी हो गई, जिसमें थोड़ी शरारत थी। बेशक इसलिए क्योंकि मेरी नज़र उस पर है। क्या तुम मेरा धोखा देना स्वीकार नहीं कर सकती? तुम जैसी टेढ़ी मानसिकता वाली औरत ढूंढना आसान नहीं है। मुझे इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हें कुछ और बार धोखा देना चाहिए। अगर हम कोई रोमांचक खेल खेल रहे हैं तो हमें असली रोमांच की तलाश करनी चाहिए। मैं तुम्हें चिढ़ा-चिढ़ाकर मार दूंगा। मेरी बात खत्म होते ही लियू आर्यू यान का चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा ठंडा हो गया। हालांकि वो जानती थी कि मैं उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा कह रहा हूं और मैं गंभीर नहीं हूं, फिर भी उसे उकसावा मिल गया। उसकी नज़र मुझ पर गहरी और सर्द थी। मैंने उसकी आंखों में झांका, वे अथाह थीं। मेरे दिल में अचानक एक सिहरन दौड़ गई। लियू आर्यू यान एक कॉरपोरेशन की लीडर है। उसमें स्वाभाविक रूप से एक रसूखदार इंसान वाली आभा है। जब वो गुस्से में होती है तो बिना कुछ कहे भी लोगों को डराने के लिए काफी होती है। पुनर्जन्म से पहले मैंने देखा है कि उसने उन लोगों के साथ क्या किया जिन्होंने उसे ठेस पहुंचाई थी, और मैं भी उससे डरता था। अगर गुस्सा और नफरत न होती और इस बात का भरोसा न होता कि वो अभी हिल नहीं सकती, तो मैं उसे इस तरह छेड़ने की हिम्मत कभी नहीं करता। तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ गई है। लियू आर्यू यान एक कुटिल हंसी के साथ मुस्कुराई। इसे जारी रखो। मैंने अपने होंठ कसकर भींच लिए। क्या मुझे उससे बदला लेना बंद कर देना चाहिए? वरना जब वो ठीक होकर डिस्चार्ज होगी तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब और कैसे मारा गया। लियू आर्यू यान खामोशी से मेरे विचार सुन रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान अब उपहासपूर्ण थी। उससे बदला? इस आदमी की हिम्मत तो देखो। तुम्हें प्यास लगी होगी, है ना? पानी पियो। मैंने गिलास उठाया ताकि थोड़े समय के लिए लियू आर्यू यान के गुस्से को शांत कर सकूं और वो बाद में मुझसे निपटने की योजना न बनाने लगे। उसने एक हल्की मुस्कान दी। पहले थप्पड़ मारो और फिर मिठाई दो? ऐसा नहीं चलेगा। तुम ज्यादा सोच रहे हो। तारांकन लियू आर्यू यान ने एक ठंडी हंसी दी। वो मुझे डराने ही वाली थी कि बाहर से लेदर के जूतों की आवाज आई। मुझे अंदाजा हो गया कि फैंग युआन आ गया है, इसलिए मैं पानी का गिलास उसके होठों के पास ले गया। मेरी जान, चलो मैं तुम्हें पानी पिला देता हूं। मेरे व्यवहार में अचानक आए इस बदलाव ने उसे एक पल के लिए चौंका दिया। फिर उसने फैंग युआन को कमरे में आते देखा और तुरंत समझ गई कि मैंने ऐसा क्यों किया। बेशक जब तक वह बुद्ध में विश्वास न करने लगे वो मेरा साथ नहीं देने वाली थी। मुझसे दूर रहो, उसने ठंडे चेहरे के साथ कहा, एक अपेक्षित जवाब। मैंने चेहरे से मुस्कान हटाई, सीधे खड़े होकर कंधे उचकाए और आह भरते हुए कहा, अभी भी मुझसे इतनी नफरत? खैर। फैंग युआन पास आया और मेरे हाथ से गिलास ले लिया। वो लियू आर्यू यान को देखकर एक कोमल मुस्कान के साथ बोला। उसके आखिरी शब्दों ने उसे थोड़ा सुकून दिया था। कल तो वो बस दिखावा कर रही थी। शुरू से ही लियू आर्यू यान की नज़रों में सिर्फ वही फैंग युआन था। उसने कभी किसी दूसरे मर्द को देखा तक नहीं। वो इतनी जल्दी कैसे बदल सकती थी? वैसे भी मुझ जैसे 20 साल के लड़के में उसे क्या दिखेगा? उसकी चिंताएं बेमानी थीं, लेकिन फिर भी उसे जल्द से जल्द हमारा तलाक करवाना था। उसने बहुत लंबा इंतजार किया है। अब लियू आर्यू यान से शादी करने का वक्त आ गया है। जब तक वो उसके साथ अच्छा बर्ताव करेगा, जो वो चाहता है वो जल्दी ही उसका होगा। फैंग युआन के मन में क्या चल रहा था, लियू आर्यू यान ये अच्छी तरह जानती थी। उसने अपने सामने खड़े उस आदमी को देखा जिसे उसने सालों तक प्यार किया था। उसकी आंखें अब गहरी निराशा और घृणा से भरी थीं। उसे एहसास हुआ कि जो फैंग युआन वो देख रही थी वो केवल वही रूप था जो वो उसे दिखाना चाहता था। कितना नकली, ये डरावना था। तारांकन उसे धोखे से सबसे ज्यादा नफरत थी। फैंग युआन ने देखा कि वो न तो पानी पी रही है और न ही कुछ बोल रही है, बस उसे ठंडी नजरों से घूर रही है। वो फिर से घबराने लगा। आर्यू यान, क्या हुआ? उसने अपनी पलकें झुका लीं। उसकी लंबी पलकें हल्की सी कांप रही थीं। मुझे अब प्यास नहीं है। तो तुम्हें क्या पीना है? मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूं। बताओ। फैंग युआन ने अपनी आंखें झपकाईं जैसे किसी बच्चे को पुचकार रहा हो। भाई, क्या तुम थोड़ा तो दिमाग लगाओगे? क्या वो अभी पानी के अलावा कुछ और पी सकती है? मैं सोफे पर पसर गया और एक आलसी उबासी ली। लगता है तुम अभी भी काफी चार्मिंग नहीं हुए हो, वरना तुम 5 साल विदेश में मुश्किलें झेलकर लौटे हो। अगर तुम उसे सल्फ्यूरिक एसिड, तेजाब भी पिलाते तो वो खुशी खुशी पी लेती। मेरे चेहरे पर साफ लिखा था कि मैं दरार पैदा करना चाहता हूं। फैंग युआन के दिल में गुस्सा बढ़ा।
पर क्योंकि वो लियू आरयू यान के सामने था, उसने खुद को काबू में रखा। लिनफैंग, मैं जानता हूं तुम मुझे पसंद नहीं करते, मैं समझ सकता हूं, पर अब तुम्हारी शादी रू यान से हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम दोनों खुशी खुशी साथ रहोगे। तुम्हें मेरे प्रति इतनी नफरत दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किस तरह से लग रहा है कि मैं तुम्हारे प्रति नफरत दिखा रहा हूं? मुझे उसकी बातें मजाक लगीं। क्या तुम इसके काबिल भी हो? फैंग युआन के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। लियू आरयू यान के सामने आज तक किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। लिन फैंग को इतना बोलने का हक किसने दिया? फैंग युआन के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था। ये सब इसलिए था क्योंकि लियू आरयू यान ने उसे सिर पर चढ़ा रखा था, जिससे उसे अपनी श्रेष्ठता का बहुत बड़ा भ्रम था। साफ शब्दों में कहें तो वो खुद को खुदा समझने लगा था। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम फैंग युआन के सामने टिक पाओगे? वो एक ऐसा कुत्ता था जो अपने मालिक की ताकत पर इतराता था, ये सोचकर कि वो कुछ खास है। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि फैंग युआन की क्या प्रतिक्रिया होगी। मुझे परवाह थी तो सिर्फ रू यान की प्रतिक्रिया की। अगर लियू आरयू यान मेरी बातों से आग बबूला हो जाती और मुझे अंजाम भुगतने की धमकी देती तो मैं पीछे हट जाता और उससे सीधा मुकाबला नहीं करता। लेकिन अगर उसने मुझे सिर्फ थोड़ा सा डांटा तो मैं अपनी इस बढ़त का फायदा उठाता। मैं निश्चित रूप से फैंग युआन को इतना परेशान कर देता कि वो रात को सो भी न पाता। लियू आरयू यान मुझे घूर रही थी, उसकी आंखें चमक रही थीं, वो मेरे दिल के इन छोटे छोटे हिसाब किताब को पूरी तरह समझ रही थी। उसने हल्के से उपहास किया। मिस्टर लिन, आप बहुत ऊंचे स्वर में बात करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि आपको ये आत्मविश्वास किसने दिया? तो क्या आत्मविश्वास न हो तो मैं बोल भी नहीं सकता? मुंह मेरे चेहरे पर है। जो मुझे कहना है मैं वही कहूंगा। इसका आत्मविश्वास होने या न होने से क्या लेना देना? मेरा रवैया बेहद घमंडी था, जिसे देखकर कोई भी अपने दांत पीसने लगे। सही बात है, तुम जो चाहो कह सकते हो, ये तुम्हारी आजादी है। फैंग युआन की आंखें हल्की लाल थीं। उसने मेरी ओर देखा, फिर अपना सिर झुका लिया। मैंने ठंडी हुकार भरी और तिरस्कार भरी नजर से कहा, मिस्टर फैंग, इतना समझदार होने के लिए आपका शुक्रिया। भविष्य में जब मैं आपसे मिलूं और इससे भी कड़वे शब्द कहूं तो उम्मीद है कि आप उसे जाने देंगे। लियू आरयू यान अब फैंग युआन का असली चेहरा साफ देख चुकी थी, इसलिए जाहिर है कि वो अब उसका पक्ष नहीं लेने वाली थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। इरादा ये था कि वो इसे नजरअंदाज करे और उन दोनों मर्दों के मन की बातें सुनने पर ध्यान दे। ये देखते हुए कि उसने अभी तक मुझे नहीं डांटा है, फैंग युआन ने उसकी ओर देखा। लियू आरयू यान अभी भी नहीं हिली। फैंग युआन ने अपने होंठ भींचे और रू यान की बांह पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने कहा, रहने दो सिस्टर रू यान। लिन फैंग अभी छोटा है और उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। वह मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए उसका कड़वा बोलना स्वाभाविक है। क्या वो अपना मुंह बंद कर सकता है? लियू आरयू यान के दिल की गहराइयों से नफरत की एक तीव्र लहर उठी। उसकी गहरी काली आंखों में एक न पिघलने वाली बर्फ जम गई थी। फैंग युआन की याद में आरयू यान की नज़र उसके प्रति हमेशा कोमल रही थी। मुमकिन ही नहीं था कि वो उसे इतनी ठंडी नज़र से देखे। वो अविश्वास से उसे घूरने लगा। उसका चेहरा डरावना पीला था, उसकी आंखों में नाराजगी और दर्द झलक रहा था। सिस्टर आरयू यान, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? मेरा मूड खराब है। रू यान ने उसके चेहरे से अपनी नजरें हटा लीं। तुम दोनों शांत हो जाओ। सिस्टर रू यान, फैंग युआन ने अपना निचला होंठ जोर से काटा। क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? नाराज हैं कि मैं लगातार 5 साल के लिए विदेश चला गया और आपसे मिलने भी नहीं आया? तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हारे जाने के बाद रू यान बहुत खुश थी, वरना वो मुझसे शादी नहीं करती और हमारी सुहागरात इतनी जोशीली नहीं होती। मैंने बीच में टोकते हुए कहा, मैं कितना कमीना हूं। जब भी फैंग युआन लियू आरयू यान के साथ दिल की बात करने वाला होता है, मैं बीच में अपनी टांग अड़ा देता हूं, और वो भी ऐसे शब्दों के साथ जो फैंग युआन को पागल कर दें। तुम अभी भी दिल से दिल की बात करना चाहते हो? अगर आज मैंने तुम्हें ये बातचीत करने दी तो तुम अपना सरनेम बदल लेना। लियू आरयू यान का मन बहल गया। जैसे ही उसे हंसी आई, फैंग युआन का दिल आधा ठंडा पड़ गया। अगर वो खुद को दिलासा देना जारी रखता तो वो सिर्फ खुद को धोखा दे रहा होता। लियू आरयू यान शायद अब उसे पसंद नहीं करती थी, वरना वो उसके सामने मेरी इस नुमाइश को कभी बर्दाश्त नहीं करती। जैसे ही उसने सोचा कि अब लू परिवार में शादी करने का कोई मौका नहीं रहा, फैंग युआन का दिल बेचैन हो गया। उसके हाथ मुट्ठियों में भिंच गए। इसे स्वीकार करने में असमर्थ, उसने दर्द भरे चेहरे के साथ रू यान की ओर देखा। सिस्टर रू यान, क्या वो जो कह रहा है वो सच है? मुझे विश्वास नहीं होता। वो झूठ बोल रहा है ना? उसे इतना परेशान देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। कॉफी टेबल पर एक फ्रूट प्लेटर रखा था जिसमें अंगूर भरे थे। मैंने हाथ बढ़ाकर एक मुट्ठी अंगूर उठाए और एक एक करके अपने मुंह में डालने लगा। चेहरे पर बड़ी जीत का भाव था। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस औरत रू यान का फैंग युआन के प्रति इतना ठंडा रवैया क्यों है।
ये मेरे लिए इससे बेहतर नहीं हो सकता था। जब यह औरत अस्पताल से बाहर निकलेगी तो ये निश्चित रूप से फैंग युआन को गम के मारे 10 किलो दुबला कर देगी। मेरे मन में हर दूसरा विचार ये औरत ही था, जिसे सुनकर लियू आरयू यान के माथे की नसें तन गईं। वो नहीं चाहती थी कि मैं इतना इतराऊं, इसलिए उसने फांग युआन की ओर देखा और मिलने के बाद पहली बार उसे देखकर मुस्कुराई। बेशक ये सच नहीं है, मुझे पता था। फैंग युआन इतना खुश था कि वो रो सकता था। सिस्टर रू यान, मुझे पछतावा है। मुझे शुरू में विदेश नहीं जाना चाहिए था, वरना मेरे चेहरे के भाव थोड़े नाखुश हो गए। मुंह में रखे अंगूर अब मीठे नहीं लग रहे थे। मैंने बचे हुए कुछ अंगूर वापस प्लेटर में फेंक दिए, खड़ा हुआ और कहा, मैं जरा बाथरूम जा रहा हूं। लियू आरयू यान से यही उम्मीद थी। जिस मर्द को उसने इतने सालों तक प्यार किया, उसे पल भर में भूल जाना मुमकिन नहीं। मुझे सच में नहीं पता कि फैंग युआन जैसे इंसान को, जो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और है, जिसके पास ड्रैगन फ्रूट के बीजों से भी ज्यादा साजिशें हैं, उसे उसने कैसे प्यार किया और इतने सालों तक उस पर जान छिड़कती रही। ऐसे जजमेंट के साथ तो ये चमत्कार ही है कि लियू कॉरपोरेशन उसके हाथों में अब तक डूबा नहीं। लिन फैंग। पीछे से असीम गुस्से से भरी लियू आरयू यान की आवाज आई। मैं ठिठक गया और उलझन भरे चेहरे के साथ अपना सिर घुमाया। फैंग युआन ने भी उसे हैरानी से देखा। लियू आरयू यान ने अपने दिल की आग बुझाने की कोशिश में कुछ गहरी सांसें लीं, लेकिन अंततः असफल रहीं। बाहर जाओ और पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करो, लियू आरयू यान चिल्लाई। लियू आरयू यान दूसरों को ये पता नहीं चलने देना चाहती थी कि वो उनके मन की बात सुन सकती है, इसलिए अभी गुस्सा करना दूसरों को यही लगेगा कि वो बीमार है। मैं निशब्द हूं। क्या वो फैंग युआन के लिए मुझ पर गुस्सा कर रही है? क्या उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी नहीं है? लगता है टक्कर लगने से उसका दिमाग थोड़ा डैमेज हो गया है। पहली बार लियू आरयू यान को महसूस हुआ कि मन की बातें सुन पाना वाकई दुनिया की सबसे बुरी चीज है, जब तक कि कोई लकड़ी का न बना हो, वरना वो जल्दी या देर से गुस्से के मारे बीमार पड़ ही जाएगी। मैंने मन ही मन गालियां बुदबुदाते हुए कमरे से बाहर कदम रखा। जब मैं काफी दूर चला गया और आरयू यान अब मेरे विचारों को नहीं सुन सकती थी, तब जाकर उसकी तनी हुई भौहें ढीली होनी शुरू हुईं। सिस्टर रू यान, उन 5 सालों में जब मैं दूर था, मैंने आपको बहुत याद किया। मेरी बाधा के बिना फैंग युआन ने फिर से रू यान के साथ दिल की बात करने की कोशिश की। आरयू यान का मूड खराब था और उसने सिर्फ एक ठंडा हूं कहा। परदेश में बिल्कुल अकेला, मुझे एहसास हुआ कि आपने पहले मेरी कितनी रक्षा की थी और समझ गया कि केवल आप ही मुझे खुशी दे सकती हैं। फैंग युआन ने अपने होंठ भींचे, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर रुक गया। सिस्टर रू यान, क्या आपके और लिन फैंग के बीच कोई भावनाएं हैं? तुम किस तरह की भावनाओं की बात कर रहे हो? आरयू यान ने उसकी ओर देखा। बेशक प्यार। जो 2 लोग शादी करते हैं उनमें प्यार तो होना ही चाहिए, है ना? क्योंकि तभी 2 लोग खुश रह सकते हैं। उसकी आधी बात गलत थी। उसने वो जानबूझकर कहा था। उसका उद्देश्य पुरानी लियू आरयू यान को जगाना था, वो जो उसके बिना नहीं रह सकती थी। उस समय की लियू आरयू यान को यकीन था कि अगर वो और फैंग युआन शादी कर लेते हैं तो वे बहुत खुश रहेंगे। मुझे उससे प्यार नहीं है। लियू आरयू यान के चेहरे के भाव शांत थे। ये सुनकर फैंग युआन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अभी कुछ बोलने ही वाला था कि लियू आरयू यान ने अपना लहजा बदल दिया। लेकिन अब मुझे उसमें काफी दिलचस्पी हो रही है। तुम्हारी नज़र में क्या इसे एक तरह का लगाव माना जा सकता है? जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, फैंग युआन के चेहरे का रंग इतनी तेजी से उड़ा कि उसे कोई भी देख सकता था। ये एहसास होना कि लियू आरयू यान अब शायद उससे प्यार नहीं करती एक अलग बात थी, लेकिन इसे अपने कानों से सुनना स्वीकार करना नामुमकिन जैसा था। आरयू यान, क्या तुम गंभीर हो? फैंग युआन का गला ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कंकड़ों से भरा हो। उसकी आवाज बेहद भारी और फटी हुई लग रही थी। यह झटका उसके लिए बहुत बड़ा था। वो लियू आरयू यान, जो हमेशा उसके प्रति पूरी तरह समर्पित थी, अब अपने ही मुंह से उसे बता रही थी कि वो किसी और मर्द में दिलचस्पी रखती है। ये उसे जान से मारने से भी ज्यादा दर्दनाक था। लियू आरयू यान ने सिर हिलाया, जिससे फैंग युआन के दिल में बची आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। उसने सोचा था कि शायद उसने गलत सुना है या फिर रू यान गुस्से में ऐसा बोल रही है। दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं था। लियू आरयू यान सच कह रही थी। क्यों? फैंग युआन ने अपने बैग के सजावटी लटकन टासल को जोर से पकड़ लिया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी? आरयू यान ने उसकी बात काट दी। उसकी आंखों में उपहास साफ झलक रहा था। तुम ही थे जिसने हमेशा मेरे प्यार को ठुकराया। अब मैं तुमसे प्यार करती हूं या नहीं, क्या ये महत्वपूर्ण है? मुझे लिन फैंग में दिलचस्पी है। तुम्हारे लिए तो ये भी महत्वहीन होना चाहिए। तो फिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें ये बहुत अजीब नहीं लगता? मैं तो बस इतना चाहता था कि तुम मुझे इतनी आसानी से न पा सको। मैं चाहता था कि तुम्हें महसूस हो कि मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें गिड़गिड़ाना पड़े, ताकि तुम जान सको कि मेरी कदर कैसे करनी है और हमेशा अपना दिल मेरे पास रखो।
तभी मैं तुम्हारे सामने लू परिवार में अपना सिर ऊंचा करके चल पाता, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा मेरे लिए प्यार बस इतना ही था। मैं अपनी साख और डिग्री चमकाने विदेश गया और आखिरकार वापस आया, और तुम किसी और मर्द में दिलचस्पी लेने लगी। मैं वाकई पूरा खेल हार गया हूं। फैंग युआन ने एक गहरी सांस ली। उसने जोर से झटका दिया जिससे उसके बैग का लटकन टूट गया। वो मुश्किल से खुद को शांत कर पाया। मुझे पछतावा है। ठीक है। लियू आर्यू यान की आंखें गहरी और बर्फीली थीं। फांग युआन की मन की आवाज सुनकर उसे अपने सामने खड़े इस आदमी के प्रति घृणा के अलावा और कुछ महसूस नहीं हुआ। वो वास्तव में हमेशा मुझे नियंत्रित करना चाहता था। क्या ऊंचे मंसूबे हैं। बाथरूम जाते समय लिन फैंग के विचार कड़वे थे, लेकिन वे वास्तव में सही थे। मेरी इंसान पहचानने की समझ वाकई बहुत खराब है। मुझे पता है। लियू आर्यू यान की प्रतिक्रिया शांत पानी की तरह थी। वो चीज जिसके लिए वो पहले हमेशा तरसती थी, अब वो उसे एक उंगली के इशारे पर मिल सकती थी, लेकिन वो जरा भी प्रभावित नहीं हुई। तुम्हारा पछतावा तुम्हारा अपना मामला है, लेकिन मैं शादीशुदा हूं, इसलिए मुझे बहुत खेद है। यह लगभग एक सीधा ऐलान था कि अब उनके बीच कोई संभावना नहीं बची है। सालों की मेहनत को पानी में मिलते देख फांग युआन की भावनाएं तुरंत टूट गईं। लियू आर्यू यान, तुम पत्थरदिल हो। उसका चेहरा आंसुओं से भर गया। किसी भी आदमी को इस तरह रोते देख किसी को भी दया आ सकती थी, लेकिन एक बार जब लियू आर्यू यान किसी से नफरत करने लगती थी, तो चाहे वो कितना भी हैंडसम या आकर्षक क्यों न हो, वो उसके दिल में एक छोटी सी लहर भी पैदा नहीं कर सकता था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये साफ नहीं था कि वो जवाब नहीं देना चाहती थी या जवाब देने के लिए बहुत आलसी थी, लेकिन जो भी हो, ये निश्चित रूप से फैंग युआन की भावनाओं को और ज्यादा टूटने की कगार पर धकेल रहा था। तुम पहले मुझसे साफ तौर पर इतना प्यार करती थीं, अब तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? फैंग युआन अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए रोया। उसका इल्जाम लगाने वाला लहजा एक बच्चे की तरह था। तुम झूठी हो। तुमने साफ कहा था कि तुम हमेशा मेरा इंतजार करोगी। आर्यू यान टस से मस नहीं हुई।